नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द एंड शो में। और 2025 का साल खत्म हो रहा है, 2026 शुरू होने वाला है। तो 2025 में हमने देखा कि मार्केट के लिए बहुत सारी चुनौतियां थी, बहुत सारे चैलेंजेस थे और बहुत सारे इन्वेस्टर निराश भी हुए होंगे, क्योंकि उससे पहले जो रिटर्न उनका बन रहा था इस साल तो बिल्कुल नहीं बना। मिड और स्मॉल कैप वाले तो ज्यादा ही दुखी होंगे। लेकिन क्या 2026 में चीजें बदलेंगी या कुछ और चैलेंजेस हैं जो हमें देखने पड़ेंगे, क्योंकि ट्रेड डील अभी तक हुई नहीं है। इंडियन ग्रोथ पे भी कई सारे लोग क्वेश्चन कर रहे हैं और हमारी करेंसी भी वीक हो रही है। तो बहुत सारे फैक्टर्स मार्केट के लिए इंपॉर्टेंट होंगे 2026 में भी। इसी पे हम आज बातचीत करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कुछ खास चीजें जो हमारे मार्केट में हुई। तो उसके बाद हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि क्या क्या हुआ। अपने एक नजर डाल लेते हैं सरसरी तौर पे कि हमारे मार्केट की स्थिति क्या थी। तो इंडेक्स पे आप देखेंगे बहुत खुश होंगे कि अरे देखिए कैलेंडर ईयर में 10% गया, लेकिन अगर आप उसको 3 महीने और पीछे कर देंगे तो ये फ्लैट हो जाएगा, क्योंकि सितंबर लास्ट ईयर हाई बना था और आज भी वहीं पे है। तो जीरो रिटर्न आपका 15 महीने में बनता है। लेकिन एक साल का आप देखते हो तो आप खुश हो सकते हैं। स्मॉल कैप माइक्रो कैप में जबरदस्त पिटाई अभी भी है। सेक्टोरली बैंक ने थोड़ा ठीक किया, मेटल ग्लोबल चल रहा था तो इसकी वजह से हुआ, और जीएसटी कट हुआ तो थोड़ा सा ऑटो में मूवमेंट आया और ये कुछ सेक्टर ठीक ठाक कर रहे थे कैलेंडर में। लेकिन ये देखिए आप, मीडिया, रियल एस्टेट, आईटी, कंज्यूमर ड्यूरेबल, टूरिज्म, एफएमसीजी में अच्छी खासी पिटाई हुई है इस कैलेंडर ईयर में भी। पहले से जोड़ेंगे तो और ज्यादा दिक्कत आएगी। लेकिन एशियन मार्केट में, हम अपने दूसरे मार्केट में जब देखते हैं तो वहां तो तूफानी तेजी है। आप निक्केई पे देखिए 26% की रैली, शंघाई, हैंगसेंग, कोस्पी, कराची, इवन कराची में भी 54% की तेजी बनी है। वहीं जब हम यूरोप और अमेरिका की तरफ जाते हैं तो डाउ जोन्स और एसएनपी ने तो जबरदस्त आउट परफॉर्मेंस किया, न्यू हाई लगाए हैं। नैस्डैक में भी तेजी है। इवन यूरोपियन मार्केट में आप डैक्स में देखिए, फुटसी देखिए, कैक देखिए, सब में बड़ी तेजी बनी। और इस साल के जो हीरो रहे वो गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम और पैलेडियम। जबरदस्त तेजी, 74% गोल्ड, सिल्वर 160%, प्लेटिनम उससे भी ज्यादा और पैलेडियम भी। तो ये एक अलग कहानी मेटल्स की यहाँ पे चलती रही। इन सबको देख के मन में ये सवाल उठते हैं जो मैं सबसे पूछ रहा हूँ नए साल के लिए, कि 2025 ने हमें क्या बताया, मैसेजिंग क्या दी जो आगे कंटिन्यू होगी, और 2026 कैसे देखना चाहिए, क्या उसमें चुनौतियां हैं, क्या अपॉर्चुनिटीज हैं, और कौन कौन सी चीजें आगे डेवलप होती हुई दिखेंगी जो ग्लोबली पिक्चर में थीम के तौर पे आएंगी। एआई कैसे काम करेगा, नहीं करेगा, इन सब पे बातचीत करेंगे। और बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ स्क्रीन पे दिख रहे हैं अनुराग सिंह, अमेरिका से, एनसिट कैपिटल के। बहुत दिन बाद आए, बड़ी डिमांड है अनुराग जी आपकी। हर ऐसा कुछ नहीं है। अनुराग जी को लेके आओ, अनुराग जी को लेके आओ। इवन मैंने शाम को भी किसी से कहा कि वेरी सून, और फिर मैंने आपको मैसेज डाला, आप एग्री कर गए। तो देखिए अब इतनी जल्दी से अपना काम हो गया। तो चलिए, बहुत स्वागत है आपका। अब बताइए कि क्या तस्वीर बन रही है। पहले तो पहले क्वेश्चन का जवाब दिए कि 2025 की मैसेजिंग क्या है। नीरज जी, 2025 की मैसेजिंग बहुत ही जरूरी थी, बहुत ही बढ़िया मैसेजिंग आई है। वो मैसेजिंग ऐसी है, और हम चार्ट भी देखेंगे आगे, राइट, वो दिखाएंगे कि एक कहावत होती है मार्केट्स में यहाँ पर भी कि स्टॉक्स डोंट राइज टू द स्काई। मतलब कि स्टॉक्स ही हैं, मतलब कोई ऐसे दे डोंट गो टू द मून, आसमान पे नहीं जाते हैं। एक सीलिंग होती है, एक वैल्यूएशन होता है, एक बैलेंस होता है बायर सेलर का। हर प्राइस पे एक खरीदार है, एक बेचने वाला है। कभी ना कभी वो एक प्राइस आता है जिस पर सेलर ज्यादा एग्रेसिव हो जाते हैं, और कोई प्राइस आता है जिस पर बायर एग्रेसिव हो जाते हैं। बस वो बैलेंस रहता है हमेशा। तो आई थिंक मैसेज ये रहा है कि ओवर ऑप्टिमिज्म भी ठीक नहीं है, ओवर पेसिमिज्म भी ठीक नहीं है। कहीं ना कहीं उसके बीच में रहना पड़ेगा हमें। और मार्केट से ज्यादा रिटर्न कमाने हैं, एक मार्केट की हिस्ट्री है, उसको बोलते हैं मीन रिवर्जन। तो मीन रिवर्जन मार्केट में एक इमिनेंट है, तय है। अनलेस इकोनॉमी में कोई बहुत रेडिकल प्रोडक्टिविटी चेंज हो रहा हो, इकोनॉमी और मार्केट्स मीन रिवर्जन करते हैं। उसके बाहर आपको रिटर्न्स चाहिए, और वो जिन्होंने भी मार्केट्स में कमाए हैं, तो मेहनत करनी पड़ेगी, हुनर बनाना पड़ेगा, राइट। तो ये मैसेजिंग है नीरज जी, कुल मिलाकर के, और वो बिल्कुल राइट मैसेजिंग है।
और जिसको मैं कहता हूँ कि ना एक बड़ा कंसेंसस ट्रेड बन गया था इंडिया में कि बस तेजी करो, सामान खरीदो, स्टॉक्स खरीदो, और 2020 के बाद से जो स्टोरी चल रही है वो चलती रहेगी। और इंडिया जैसी ग्रोथ स्टोरी कोई दुनिया में है नहीं। थोड़ी सच्चाई इसमें जरूर है, लेकिन स्टॉक्स वैल्यूएशन पे चलते हैं, तो उस पर एक एटलीस्ट अब एक कंसेंसस पे एक सवाल आ गया है थोड़ा सा, जो जरूरी है। मार्केट में देखिए हमेशा बैलेंस रहना चाहिए। एक तरफा मार्केट में पैसे बेचने वालों के बनते हैं, खरीदने वालों के एक तरफा मार्केट में पैसे मुश्किल बनते हैं। तो बड़ा अच्छा साल रहा। अदरवाइज मैं कहूंगा कि बड़ा बहुत मायने में कहें तो प्रिडिक्टेबल ईयर था। वी ऑलमोस्ट काइंड ऑफ न्यू दैट मार्केट में एक बैलेंस की जरूरत है, वही हुआ। नहीं, आप तो शुरू से कह रहे थे कि बहुत प्रेडिक्टेबल ईयर आपके लिए था। आपने तो शुरू से प्रेडिक्ट किया था पैसा नहीं बनेगा, टू बी वेरी ऑनेस्ट। एक बात अभी आपने कही कि एक पॉइंट होता है जहां पे बायर और सेलर आके बेचते हैं और इक्विलिब्रियम बनता है। इस बार सेलर्स हावी थे इस पॉइंट पे। वो सेलर्स क्यों हावी थे, बायर्स क्यों नहीं हावी हो पाए? अच्छा, एक ओवरऑल एक्चुअली बायर्स भी हावी थे। ये डेटा अगर आप इसको ध्यान दें, जो आपका डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस का डेटा है परचेज का, वो 2000, देखिए हिस्ट्री को अगर ट्रेस करें तो 20 में तो कोई ज्यादा लोग उतरे नहीं, पेसिमिज्म था कोविड का, उसके बाद साल आते आते रिकवरी हुई, राइट। 21 में जो प्रॉफिटेबिलिटी में ओवरऑल निफ्टी की कंपनी की अर्निंग्स में करीब 70 से 80% और अक्रॉस द बोर्ड अर्निंग्स में उछाल आया, राइट। वो अर्निंग्स आपकी 400, 500 से 800, 900 पहुंची निफ्टी की अर्निंग्स। तब जाकर के जो मार्केट स्टॉक्स में भी जो उछाल आया, तब ज्यादा लोग जागे कि यार ये तो मार्केट बड़ा अच्छी चीज है, ये तो बड़े अच्छे पैसे बनते हैं। तो अब मैं खुद कुछ दोस्तों को जानता हूं जो कि मैं जब इंडिया गया था 2023 की बात है, तो वो बता रहा था कि यार मैंने तो 2-2.5 करोड़ डाले और वही चैनल पे सुनता था स्टॉक्स में, मेरे तो डबल हो गए। अब यू कैन इमेजिन, ये तो कमाल है, राइट। 2-2.5 करोड़ वह 5 पे पहुंच गया, बोले। और उसने फिर ये शब्द कहे, मैं खुद हैरान होता हूँ। उसने कहा कि मैंने कहा यार कि मैंने सोचा यार ये तो बड़ा आसान है। नाउ दिस इज अमेजिंग, राइट, कमिंग फ्रॉम अ गाय जो कि प्रॉपर्टियां ही खरीदता था हमेशा, उसने कहीं पैसे डाल के देखे, उसने बोला ये तो बड़ा आसान है। अब इसलिए क्योंकि वो मीडियन स्टॉक भी ऊपर जा रहा था, डबल हो गया। अब उसके बाद से उतना आसान नहीं लग रहा उसको भी, राइट। वो उसका तजुर्बा, वो ठीक है, थोड़ा मार्केट टेक अवे करेगा, लेकिन एक दौर आता है जब हमें लगता है कि यार हम तो जीनियस हो गए, लेकिन वो कई बार हमारी टाइमिंग सही बैठ जाती है। लेकिन खरीदार उसके बाद ही आए मार्केट में, तो ओवरऑल एसआईपी पार्टिसिपेशन, और इसका डेटा वो कोटक में संजीव प्रसाद जी ने बहुत अच्छा डेटा दिया है, मैं उन्हीं का डेटा कोट कर रहा हूँ। तो उन्होंने 2024 में बोला कि करीब 40 बिलियन की खरीदारी की, 40-45 बिलियन की म्यूचुअल फंड्स ने, डीआईआई जिनको हम बोलते हैं। 2025 में वो खरीदारी 84 बिलियन हो गई है, 50 बिलियन से भी ज्यादा बढ़ के, मतलब 84 बिलियन। इट इज अनप्रेसिडेंटेड। इतनी खरीदारी इंडियन डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने कभी नहीं की। कई बार तो ये 5-6 साल, 7-8 साल का मिला के इतना बड़ा नंबर नहीं होता था, अगर आप 2012, 13, 14 में पहुंच जाए तो। इट इज दैट एस्टोनिशिंग, राइट। तो खरीदारी तो की है उन्होंने। अब उसमें क्या हो गया है कि बेचने वाले भी और आ गए मार्केट में, तो बिखवाली भी बहुत हो गई है। भाई जैसे मार्केट है तो कोई किसी को रोक तो है नहीं। और कई बार क्या होता है ना कि ये प्रॉपर्टी का बड़ा अच्छा किस्सा होता है, जैसे कोई बोलते हैं कि यार ये 10 साल से 15 साल से प्लॉट पड़ा है, कीमत नहीं आ रही, वैल्यू नहीं आ रही, राइट। वो सडनली एक बार वैल्यू आ जाती है तो वो हर लेवल पे आपको बेचने वाले भी मिलते हैं। तो वो 84 बिलियन में अगर हम देखें, वो नंबर थोड़ा वेरिड है, मैं थोड़ा उस पे मुझे और रिसर्च करनी है। 84 बिलियन तो करेक्ट है डोमेस्टिक ने जो खरीदा है। एफआई का नंबर उसमें 20 है कि 24 है, लाइक देयर इज अ बिट ऑफ अ डिसोनेंस। लेकिन बाकी जो करीब 45-50 बिलियन की जो बेचा, मैं बता देता हूँ आपको, इंडियन करेंसी में हमने एक डेटा निकाला था।
लगभग 8 लाख करोड़ का डीआईज ने खरीदारी की है और 3 लाख करोड़ की एफआईआईज ने सेलिंग की है। हाँ ठीक है, तो अबाउट 30-70 का रेशियो, तो बस 70% जो है वो तो घर से ही बिका है, जो करंट होल्ड करते, राइट। तो एक तो ये एक्सेसिव फोकस ऑन एफआईआईज ये भी ठीक नहीं है, मतलब वो बेच रहे हैं लेकिन 70% डोमेस्टिकली भी लोग डिस्कवर कर रहे हैं कि प्राइस काफी है। अच्छा, अगर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस ने बेचा है तो जो खरीदा है, तो जो सप्लाई की है वो रिटेल ने तो नहीं की है सप्लाई, वो लार्जली ओनर्स ने, प्रमोटर्स ने, क्यूआईपीज, आईपीओ, सब तमाम तरह की चीजें लगा लो उन्होंने किया है। बाकी एफआईआईज भी कुछ बेच रहे हैं, ठीक है, बिकॉज अब आईटी इंडस्ट्री उतनी प्रॉमिसिंग नहीं है, उनके पास होल्डिंग्स पुरानी बनी हुई है, बेच रहे हैं। बैंकिंग भी बहुत अच्छा चल रहा है लेकिन वैल्यू भी अच्छी मिल रही है, थोड़ा वो बेच रहे हैं। थोड़ा पैसा उनको रीएलोकेट करना ही था। आप चार्ट्स आपने बताए हैं, नंबर्स भी देखेंगे, लेकिन देखिए और कुछ नहीं, हम कम से कम ये देखिए, कम से कम 20-25 कंट्रीज को तो हम ऐसे ही डेली ट्रैक करते हैं। साल के एंड तक ये इमिनेंट था कि जो कंट्रीज 9-10 के पी पे बैठे हुए हैं, ये कोरिया, साउथ कोरिया, दिस कंट्रीज, ये ऐसे तो नहीं चलेंगे, राइट। और इंडिया जब 25 के मल्टीपल है तो, और जब नॉमिनल ग्रोथ स्लो है तो कोई तो बेचेगा, राइट। तो ये इमिनेंट होता है, इसको मीन रिवर्जन बोलते हैं। ये इसमें हैरानी सिर्फ उसको है जो ये सब नहीं पढ़ता है। जो ये देख रहा है और जो हिस्ट्री को देखता है वो समझता है कि मार्केट सिक्लिकल होते हैं, एकदम एक तरफा तेजी। ओके, आप एक एक्सेप्शनल मार्केट कह सकते हैं कि यूएस में ऑलमोस्ट एक तरफा तेजी चल रही है 10-15 साल से, लेकिन अब सवाल उठाने लगे हैं लोग, क्या कितना जायज है, क्या है। लेकिन यूएस सिर्फ एक मार्केट है दुनिया में, राइट। लेकिन ऐसा, और मैं हमेशा ये कहता हूँ, इंडिया में बड़ा फेवरेट एक लोगों का, फंड मैनेजर्स का एक सेइंग है कि वो देखिए 2 मार्केट बड़ा तेज है, इंडिया है, यूएस है, और इंडिया यूएस को फॉलो करता है, ऑल दिस, ये स्टोरी बना देते हैं एक अच्छी खासी। लेकिन ये किसी मार्केट में इस तरह से रिपीट होता नहीं है। ये यूएस की तेजी किसी भी मार्केट में रिपीट नहीं हुई है। बट मैं एक्सप्लेन करूंगा इंडिया में क्यों हुई है। अगर आप नॉमिनल टर्म्स में देखें तो लगता है कि इंडिया में रिपीट हुई है, कि S&P 500 का रिटर्न करीब 9% बनता है 70-80 सालों का। 10-15 साल में देखें तो वो एक्सेलरेट हुआ है, बिकॉज पिछले 10 साल से बिग टेक का रिसर्जेंस काफी हुआ है। ये जो कंपनीज हैं, मेटा, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजॉन, ये और किसी देश में उतने स्केल पे है भी नहीं। तो उस इनोवेशन से प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ी है कंपनीज की, तो राइज हुआ है। लेकिन और किसी देश में जहाँ पे लार्जली कंजम्पशन स्टोरी है, ये रिपीट नहीं हुआ है। इंडिया में ये आपको दिखता है नॉमिनली कि रिपीट हुआ है। और वो क्यों दिखता है? बिकॉज आप एक हाई इन्फ्लेशन इकोनॉमी को एक लो इन्फ्लेशन इकोनॉमी से कंपेयर करेंगे तो वो कभी बैठेगा ही नहीं हिसाब उसका। एक बड़ा अच्छा एग्जांपल मैंने दिया था इसका। आते हैं इस चार्ट पे आते हैं। इसको आप एक बार हटाइए, ताकि मैं नहीं चाहता हूं कि लोग डिस्ट्रैक्ट हो इससे। ओके। आप अगर, हाँ, एक बार मैंने अर्जेंटीना का एग्जांपल दिया था। अच्छा, ये अर्जेंटीना है यहाँ पर। हाँ, करीब, आप दिखाइए, मैं फुल स्क्रीन करके दिखा देता हूँ उसको। हाँ, नहीं, लेकिन वो अभी मैं वो एक तो नंबर्स अपडेट करने हैं, एक महीने पुराने हैं, टू अपडेट द ईयर एंड नंबर्स। लेकिन करीब उनका भी रिटर्न 50% तो दिख रहा था इस साल। इस साल दिख रहा था ना वाईटीडी रिटर्न्स पे पिछले साल 50 था, इस साल नेगेटिव दिख रहा था, -30। लेकिन अगर नॉमिनल टर्म्स में देखें, अर्जेंटीना का इंडेक्स, उनका जो मेन, उनका मार्वल करके इंडेक्स है, that went from about 20,000 20 to 30,000 था 2020 में, वो पहुंच गया कितना? 2.7 मिलियन। माय गॉड। तो जैसे ये निफ्टी आपका 25,000 है ना, तो हाँ। ये पहुंच जाए 25 लाख 5 साल। अरे बाप रे, इन्फ्लेशन की वजह से 133% रिटर्न हो गया कैगर। 133% रिटर्न कैगर पे ये 5 साल में ऐसे पहुंच जाता है। लेकिन इन्फ्लेशन है, क्या करें उसमें? रियल रिटर्न्स नहीं है, वो डॉलर टर्म्स नहीं है।
ठीक है। इसलिए वो उसको कंपेयर करके बोलते हैं देखिए ये S&P ने तो 80 से 90 से ये 9% का रिटर्न दिया है, इंडियन मार्केट ने जी 12 का दिया है। इन्फ्लेशन कौन घटाएगा? उससे लोग अमीर तो नहीं बनते ना। और फिर वो आपके सामने वो रिटर्न आता है कि आज अगर 1994 में शुरू हुए थे ना, निफ्टी 1994 में शुरू हुआ था, उससे पहले सिर्फ BSE था। BSE में एक 1991 में एक हर्षद मेहता स्कैम करके एक उछाल आया, उसके बाद वो सेटल हुआ। मेजॉरिटी इंडियन मार्केट्स की निफ्टी फॉर्मेशन से 1994 से ही निकालनी चाहिए आपको हिस्ट्री। उससे उस समय फिर तमाम ये आपके इंस्टीट्यूशंस, मेजर बैंक सब लिस्ट उस टाइम पे हुए, टेलीकॉम कंपनीज आई, सब आया। उस टाइम से अगर आप निफ्टी का रिटर्न देखें डॉलर टर्म्स में, नॉमिनल में तो आपको दिखता है अब 11.5, लेकिन डॉलर टर्म्स में देखें तो इन्फ्लेशन एडजस्ट हो जाता है, क्योंकि डॉलर तो फिर आपका रुपये का इन्फ्लेशन को नहीं करेगा। गोल्ड का रिटर्न 1994 से 8.5% है आज, क्योंकि इन्फ्लेशन एडजस्टेड हो गया उसमें डॉलर में। निफ्टी का डॉलर एडजस्टेड रिटर्न 7.5% है। तो आपका, मैंने मोटा मोटा कैलकुलेशन किया था कि 1994 से जो 12% का रिटर्न निफ्टी का सब बोलते हैं, उसमें 6.5% इन्फ्लेशन का है, जो आइडियली हमें घटाना चाहिए। तो रियल रिटर्न बनता है 5 से 5.5, करेक्ट। तो वो ध्यान में रखना चाहिए। और वो इसलिए भी इंपॉर्टेंट है आज के तारीख में, क्योंकि अब जब कंट्री, हमारी इकोनॉमी है वो 9-10% इन्फ्लेशन, कई बार डिकेड लॉन्ग 9-10% का इन्फ्लेशन चलता था। अब तो जानते हैं FD का रिटर्न्स 1997 में, जहां से लोग SIP की कैलकुलेशन करना शुरू करते हैं। देखिए अब यहाँ पे आपने SIP किया होता 97 में, तो ये होता 97 में पिछले 3 साल का SIP मार्केट हर साल नेगेटिव छू रहा था, लोअर टू लोअर, लोअर बॉटम हर साल टच कर रहा था पिछले 3 साल से। तो कौन मार्केट में SIP कर रहा था 97 में, मुझे समझ नहीं आता। दूसरा, 97 में FD के रिटर्न थे 14%। तो मार्केट 3 साल लगातार नेगेटिव रिटर्न दे रहा है और FD 14% पे हो रही है, तो कौन करने जा रहा है SIP? पहले तो मुझे बताइए। आज करेंगे लोग? ऐसा होगा तो कोई नहीं करेगा। तो ये रियलिटीज होती है। तो आई थिंक ये एक कुल मिला के ये पिक्चर है, इसमें गलत कुछ नहीं है। इसमें सिर्फ ये है कि हम कोई भी स्टोरी को खरीद ना लें, थोड़ा अपनी रिसर्च करें, ताकि ये जो सरप्राइज एलिमेंट है कि लोग शॉक्ड हैं, सरप्राइज्ड हैं, वो सरप्राइज नहीं होगा। फिर आप मार्केट से 2 कदम आगे चलेंगे, पीछे नहीं चलेंगे, करेक्ट। देन यू विल अंडरस्टैंड कि वहां घुसना है जहां अगले 5 साल में तेजी आएगी और फिर निकल जाना है। पिछले 3 साल की तेजी घुस के देख के नहीं घुसना है, जिसे आप लोग गोल्ड में जा रहे हैं, राइट। अभी ये निहायत ही बेवकूफाना हरकत है, राइट, लेकिन कर रहे हैं लोग। हाँ, तो वैसी वाली कहानी है, मतलब कुल मिला के नीरज जी। एक अच्छा, इस पे बड़ा अच्छा एक एनेक्डोट अगर टच करें ना, तो एक जो रियल एस्टेट का बड़ा अच्छा एग्जांपल मेरे को ध्यान में आता है कि वो जब मकान बेचते हैं तो वो ब्रोशर बनाते हैं, बड़ा ही सुंदर सा ब्रोशर बनता है। मैं भी बड़े ब्रोशर देखे थे एक आधी बार में। एक प्रॉपर्टी मैंने खरीदी भी थी, निकला वहां से कुछ सालों बाद। अब तो आई डोंट होल्ड प्रॉपर्टीज एट ऑल इन इंडिया, और इवन यहाँ पे भी आई एम वेरी लाइट, बट वो इतना सुंदर जो मकान और जो अपार्टमेंट दिखता है ब्रोशर में, लाइक मतलब क्या आसमान और क्या गाड़ियां, इवन लोग भी मतलब फिरंग घूम रहे होते हैं, सब हो रहा था वहां पे। वो आप रियलिटी देख लीजिए, वो जब बन के आता है उसकी एक बार तस्वीर खींचिए, देखिए उसमें मतलब हर चीज लगता है यार ये तो वो नहीं बना जो बेचा था मेरे को, राइट। तो कुछ हद तक मार्केट में सेलिंग चलेगी, राइट। अब इसमें मार्केट्स में रिफ्लेक्शन उसका क्या है? मार्केट में रिफ्लेक्शन ये है कि हर कोई आपको, अब वो जो मैंने हिस्ट्री बताई है आपकी, जिसमें आधे से ज्यादा इन्फ्लेशन शामिल है, कोई BSE का स्टॉक पकड़ के आपको इंडिया में इन्वेस्टर्स को 15-16 की स्टोरी बेच देगा। एक सेक्शन वही बेचे जा रहा है, तकरीबन लास्टली वही कर रहे हैं लोग। बड़ा कन्वीनियंटली डेट पिक करते हैं, वहां से आपको रिटर्न बताते हैं। और कोई जो भी है 15-14 तो हर कोई स्टोरी बेच रहा है। चलिए मार्केट ये देगा, हम तो म्यूचुअल फंड है, हम तो उससे एक्स्ट्रा निकाल देंगे, राइट। ये सब ठीक है, लेकिन रियलिटी म्यूचुअल, इसमें आपको वेल्थ में, जैसे वो रियल एस्टेट में मकान जब बन के आता है तो वो रियलिटी एक अलग होती है।
राइट। इसमें रियलिटी आपको रिटर्न में दिखेगी। वो रिटर्न में यही रियलिटी है कि वो रिटर्न में बहुत कुछ इन्फ्लेशन शामिल है, बहुत सारी अर्ली स्टेज कंपनीज की ग्रोथ शामिल है। टीसीएस 400 करोड़ पे लिस्ट हो जाता है पूरी कंपनी, वो शामिल है। वो सब वेल्थ आपको अब नहीं क्रिएट करने को मिल रही है। तो वो रियलिटी आप थोड़ा एडजस्ट करें, उससे फिर आप मार्केट से आगे चलेंगे। फिर आप वो रियल एस्टेट ब्रोकर जो आपको बेच रहा है, आप वो नहीं स्टोरी खरीदेंगे, क्योंकि वो भी बेच ही रहा है ना अल्टीमेटली। फिर आप समझ पाएंगे उसको, एंड देन यू विल बी स्मार्टर, राइट। क्योंकि और यहाँ पर एक चीज हमेशा होती है, जैसे इसको होता है ना कि आप रियल एस्टेट बोले कि यार ये तो प्राइस तो नहीं उतने बड़े, सर अब ये एयरपोर्ट आ जाएगा, इधर ये आ जाएगा, उधर हाईवे आ रहा है, 5 साल में देखना। वो ब्राइट फ्यूचर हमेशा आपके अहेड ही रहेगा। तो कुछ समय बाद अगर हमेशा ब्राइट फ्यूचर आपको अहेड ही दिख रहा है, तो फिर आप अपनी ब्रेक लगाइए और सोचिए कि यार मैं आगे नहीं बढ़ रहा हूँ, ब्राइट फ्यूचर इज ऑलवेज अहेड ऑफ मी। करेक्ट। ये कौन है जो आज बेच के निकल गया, जिसका ब्राइट फ्यूचर आज आ चुका है, लेकिन मैं फ्यूचर ही खरीद के बैठा हूं हमेशा। तो एक मैच्योरिटी जो आती है नीरज जी, वो यही एज ए इन्वेस्टर आती है मुझे कि मैं आज का प्रेजेंट भी देखता हूँ, मैं हमेशा फ्यूचर ब्राइट देख के नहीं देखता हूँ। और अगर मुझे 1-2 साल में करेक्शन करना होता है तो मैं करेक्शन करता हूँ, क्योंकि फिर आप एक सपना सजोए हुए हैं जो कि ऐसे नहीं होगा, फिर स्मार्ट बनने से होगा। तो मार्केट में वही एक लेसन है कि एवरीबॉडी नीड्स टू बी स्मार्ट। बेचने वाले भी बहुत हैं, पूरा मार्केट भरा पड़ा है बेचने वालों से। ये जो आपका 84 बिलियन डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस ने खरीदा, कोई उनका अपना पैसा तो नहीं है ना। ये तो कोई हेज फंड्स और कुछ वैसे प्राइवेट फंड्स, फैमिली फंड्स ऐसे नहीं है जो अपना डाल के बैठे हैं। कुछ हैं, राइट, जो अपना डाल के, इसमें सेलर्स बहुत हैं। तो ये लार्जली रिटेल ने खरीदा है, विच इज बाइंग द फ्यूचर, राइट। लेकिन फ्यूचर में हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट, मीन रिवर्जन, ये सारी चीजें जरूरी हैं, राइट। तो ये कुल मिला के एक फिलोसॉफिकल एक इस पे अगर 25 का लेसन, अगर इसमें एंड करें कि एक वो मूवी थी जिसमें, आई थिंक वन ऑफ द मूवी का नाम भूल गया, अक्षय कुमार का मीम चलता है कि जोर जोर से बोल के सबको स्कीम बता दे तू। अच्छा। एक वो है ना कि और वो मूवी में लोगों को अट्रैक्ट ही कर रहे होते हैं कि जोर जोर से स्कीम बता दे, तो 4 लोग आ जाते हैं सुनने और वो स्कीम में लगा देते हैं पैसे। उनका गोल ही था अट्रैक्ट। इस समय, और ये हर समय चलता है, लेकिन ऑप्टिमिज्म टाइम में जोर जोर से बोल के स्कीम बताने वाले लोग भरे पड़े हैं मार्केट में और लोग खरीद रहे हैं स्कीम, राइट। तो थोड़ा उससे बचने की जरूरत है, ऐसा लगता है मुझे। अब तो अपने फंड मैनेजर्स ये कह रहे हैं कि लाखों में नहीं, मिलियंस में सोचो। ये आपने सुना होगा। हाँ, वो 15-16 बोलते हैं हमेशा आज भी। हाँ, मतलब उससे कम तो हो ही नहीं सकता कभी। वो 15-16 बोलते हैं। अच्छा देखिए, कहानी में ट्विस्ट कैसे आता है। एक गलत नहीं कहता कोई, एक अजम्पशंस होते हैं, राइट। अब उनकी कंपनी ने अजम्पशन कर दिया इंडिया की इकोनॉमी 4 ट्रिलियन, 8 ट्रिलियन, 15 ट्रिलियन, 16 ट्रिलियन। ये आधा आपका गोल्ड का रिटर्न कम क्यों दिख रहा है? गोल्ड ने क्यों बीट कर दिया डॉलर टर्म्स में निफ्टी को? आपकी करेंसी भी तो डिप्रिशिएट होगी ना। अब उनकी कंपनी ने लंबी चौड़ी रिपोर्ट निकाली, इंडिया स्टोरी, ये वो इंडिया की ग्रोथ 8% से अगले 25 साल तक 8% चला दिया और बोला ये लो हो गई 30 ट्रिलियन इकोनॉमी, 30 हो गई, 25 हो गई, मेरे को नहीं पता। हर साल मिनिमम 3% करेंसी डिप्रिशिएट हो रही है। वो उसको 8 में से वो 3% कौन माइनस करेगा? तो 8% की ग्रोथ नहीं मिली ना। या तो आप रुपी टर्म्स में बोलिए इतने लाख करोड़ की इकोनॉमी, मैं समझ सकता हूँ, लेकिन अगर आप डॉलर में निकाल रहे हैं तो 8% से ग्रो नहीं कर रही है इकोनॉमी ना। फिर आप डिप्रिसिएशन लेना पड़ेगा आपको, राइट। और तो फिर 4 से करेगी और फिर वो नंबर बहुत छोटा दिखेगा, वो एक्साइटिंग नहीं लगेगा लोगों को, तो वो हटा दिया उसको। ऐसे ही एक और सज्जन है, बहुत अच्छी बात कहते हैं, वो हमेशा वाइज बात कहते हैं, लेकिन थोड़ा स्पिन आ गया। स्पिन क्या है? वो बोलते हैं 90% अगले 20 साल 90% ऑफ योर वेल्थ इज अहेड ऑफ यू। आज आप 10 पे बैठे हैं, आपको 90 और कमाने हैं, वो आप अगले 20 साल में कमा लेंगे, ठीक है। इसमें कुछ भी गलत नहीं है। ऑल ही सेइंग इज आपको 12% पर ईयर का रिटर्न मिलेगा। 10 रुपए पे 12% पर ईयर का रिटर्न लगाइए, 20 साल के बाद आप 100 पे पहुंच जाते हो। लेकिन सुनने बड़ा अच्छा लगता है कि यार मैं 10 पे हूँ, 90 आने हैं मेरे पास में, लेकिन 12 का ही रिटर्न बोला उन्होंने, गलत नहीं बोला।
वो पर्सपेक्टिव में खेला उन्होंने, राइट। पहले जमाने में LIC प्लेयर्स खेलते थे पर्सपेक्टिव में, 20 साल का रिटर्न यार कोई भी नहीं लगा पाता, राइट, बड़ा मुश्किल है। एंड इन हाई इन्फ्लेशन इकोनॉमी, 12% में इकोनॉमी में, देखो आप नीरज जी माने नहीं माने, एक चीज मैं श्योर हूँ, इंडिया का इन्फ्लेशन 6% तो रहता ही है और रहेगा, है क्योंकि रिसोर्सेज, हाँ मतलब एक बड़ी अच्छा, ये तो हमारा हल्का फुल्का डिस्कशन चल रहा है, इसमें तो कोई ओपन एंडेड में कोई बात भी नहीं रहा। एक इंडिया में हमेशा ये रहता था, कोई बात कभी मैं खरीदता था तो वो एक अमूल बटर के प्राइसेस बड़ा तेजी से, मतलब इट्स अ बैरोमीटर, राइट, वो बता देता है आपको कितना बढ़ रहा है। कोई चीज को सम टाइम बाद खरीदी मैंने, पता नहीं क्या था, आइसक्रीम बिकती, बहुत पुरानी बात है, मैंने बोला यार ये 110 होगी यार, ये तो ये 90 की नहीं होती थी। तो उसने बोला अरे कहाँ हो भाई साहब, वो पिछले साल के रेट थे, ये इस साल के रेट है। नाउ इट्स अ इंडिकेटर, बड़ी कॉमन चीज है ये, कि ये हर साल रेट बढ़ते हैं उस हिसाब से, राइट। ये मैं आपको 2013, 14, 15 उस जमाने की कहानी बता रहा हूँ, वो आज भी फर्क नहीं है उसमें, अभी भी अब आप आओ तो वो रेट एकदम अलग लेवल पे मिलते हैं आपको, राइट, विच इज फाइन, राइट। तो वो एक जिसको बोलते हैं कि ये चलेगा, इन्फ्लेशन है, तो वो 12% रिटर्न अगर आपको मिल भी गया इन इकोनॉमी विच इज 6% इन्फ्लेशन, तो फिर कहानी कहाँ बनी, वही 5-5.5 का रियल रिटर्न बना, वही कहानी है आपकी कुल मिला के। तो वो सब नंबर्स मैच हो गए। एनीवेज, तो कुल मिला के कोई सरप्राइज नहीं है हमें, कोई सब। अब आप वो टेबल दिखा सकते हैं, आई थिंक हम उस टेबल पे थोड़ा टाइम लगा देते हैं, फिर हम फ्री एंडेड चर्चा करेंगे। आई थिंक दिस इज द ओनली टेबल आई वांट टू शो। एंड उसमें हाँ देखिए, तो ये क्या हुआ था नीरज जी, हम इंटरेक्ट कर रहे हैं काफी सालों से। ये देखिए, ये जो ग्रीन में है ना, ये 5 ईयर ग्रोथ कैगर है। तो ये क्या हुआ था, इंडेक्स इन जैन 2020, ये मैंने निफ्टी 50 लिया, निफ्टी मिड कैप 150, 250 स्मॉल, निफ्टी 500, इसमें सारी दुनिया आ गई, राइट। अब नोबडी कैन से कि निफ्टी में तो थकी हुई कंपनीज हैं, ग्रोथ तो वहां है, ये निफ्टी 500 में सब आ गया, मिड स्मॉल में सब, एवरीथिंग इज देयर, राइट। ये जैन 2020 मतलब प्री कोविड लेवल्स क्या थे, 2019 तक स्टेबल इकोनॉमी, सब जो रिजल्ट हमारे सामने था, और वहां से 2005 साल का कैगर, मतलब 2024 के एंड तक, मतलब बुलिशनेस की इंतहा जहां तक हो, इलेक्शन हो चुके थे 2024 में ना, हाँ 24 में, 2024 के दिसंबर तक भी अगर हम रिटर्न्स देखें, ये ग्रीन में दिख रहे हैं, 5 साल का कैगर बना, वहीं पे लोगों को एक्साइटमेंट आई। एक्चुअली 2023 में आ गई थी, और ज्यादा दिख रहे थे ये रिटर्न्स। निफ्टी 15%, निफ्टी मिड कैप 28%, स्मॉल कैप 28%, निफ्टी 500 कंपनीज 18% का रिटर्न्स लेवल्स में, इंडेक्स लेवल पे, राइट। इमेजिन वो 30% की मिड और स्मॉल, तभी सारा SIP मिड और स्मॉल में गया कि यार ये मैं 15 क्यों डाल रहा हूं, मैं ये चेज करूंगा 30%, ओके। लेकिन ये तकरीबन इलेक्शन के बाद भी जब हमारी चर्चा हुई, तकरीबन ड्यू था कि मार्केट्स को ठहराव चाहिए, मीन रिवर्जन चाहिए। तो ये मैंने पहले ही तैयार कर लिया था, ये 6 ईयर कैगर ग्रोथ, विच मींस अज्यूमिंग ये इंडेक्स फ्लैट रहता है, तो ये 6 साल में कैसी दिखेगी। अब माने ना माने हुआ वही, अब ये ऐसी दिख रही है, निफ्टी 50 13, निफ्टी 500 15, निफ्टी मिड एंड स्मॉल अभी भी 22 दिख रहे हैं। ये जो छोटे बिजनेसेस जो भी चलाते हैं, इनका अगर ये 15 से 18% का रिटर्न निकाल लें, तो बोलते हैं बल्ले बल्ले, नेट प्रॉफिट, राइट, नेट प्रॉफिट टैक्स वगैरह देके। अगर ये ग्रोथ मार्केट में ऐसी आने लगेगी, तो लोग बोलेगा यार मैं धंधा बंद करता हूँ, मैं भी यही करूंगा मार्केट में, राइट, मिड स्मॉल कैप में डालूंगा, 30% निकालूंगा। ये तो होना ही था ना। ये तो इसको सोच के कोई सोचे कि यार ये यही ग्रोथ चलेगी ऐसे, तो फिर नासमझी हमारी तरफ आ जाती है, राइट, कि फिर हमने पढ़ाई नहीं की, हमने हिस्ट्री नहीं देखी, हम जब जागे तभी सवेरा समझो, राइट, वो सब ठीक है, लेकिन मीन रिविजन तो होगा ही ना। तो जिस कॉन्फिडेंस से हम कहते हैं कि कंट्री में कंटिन्यूटी और ग्रोथ चलेगी, उस कॉन्फिडेंस से हम ये भी कहते हैं कि कुछ एबनॉर्मेलिटी है तो सेटल हो जाएगी, राइट। तो अब ये 6 साल का गैगर ये बना, अब आई डोंट नो क्या होगा, मैं कह रहा हूं, और ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर को अप्रिशिएट करना चाहिए, उसके भले में है ये, जो भी SIP कर रहे हैं। देखिए, 2 ही टाइप के प्लेयर है मार्केट में, 3 टाइप के हैं, 2 टाइप के हैं। एक जो आपके वो ट्रेडिंग करते हैं और साथ साथ वो स्टॉक में भी कि हाँ भाई 1 महीने का आउटलुक है, 2 महीने का आउटलुक है, 1 हफ्ते का आउटलुक है, खरीदा बेच दिया, वो अपना जाने, वो कुछ कर रहे हैं, जिनको फॉलो कर रहे हैं वो उनको फॉलो करे,
वो अपना जाने, राइट, बट दे नो देयर रिस्क, राइट, कि वो तो शॉर्ट टर्म बनाने आए, वो अपना समझे। लेकिन जो लॉन्ग टर्म उम्मीद कर रहा है उसका टोटली नुकसान है। अगर ये रोज मार्केट्स को चेयर कर रहे हैं लोग, तो इसमें नुकसान है। क्योंकि अब आप ये देखिए 5 ईयर के अगर जब इतना पहुंच गया था ग्रीन में जो दिख रहा है, तभी समझ जाना चाहिए था कि भाई अब मैं जो भी माल ले रहा हूँ बड़े महंगे में मिल रहा है मुझे। करेक्ट। मेरे को ये मेरे 20 साल में जो पैसे बनने हैं ये मेरे को दुख देगा इस रेट पे खरीदना, तो बेटर है करेक्शन हो जाए, क्योंकि मेरे को 20 साल बाद चाहिए ना, या 15 साल जब भी चाहिए मुझे, राइट। मैं आज महंगा खरीदूंगा तो एक सीलिंग तो आएगी ना स्टॉक में हमेशा, अनलिमिटेड स्टॉक्स डोंट राइज टू द स्काई, राइट। तो ये छठे साल में ये हुआ, अब थोड़ा थोड़ा मॉडरेशन हुआ। मैं चाहता हूं कि और मॉडरेशन हो जाए, अगर करेक्शन हो जाए तो बहुत ही अच्छा है, तब जाके भी ये मिड कैप स्मॉल कैप 18% के रिटर्न दिखा रहे हैं, विच इज ऑल्सो नॉट सस्टेनेबल। ये रिटर्न आते हैं 11, ये निफ्टी से भी कम आते हैं एग्रीगेट बेसिस पे। अब आप इंडिविजुअली स्टॉक ढूंढिए, लेकिन वो अलग कहानी है, उस पर बात करेंगे। तो ये यहाँ तक ये आने ही है, तो इसमें मैं मान रहा हूं कि अब आप निफ्टी आपका चलता रहेगा, ये 11% है, ठीक है, इसमें कोई रिस्क नहीं है। 11 आ गया, निफ्टी फेयर वैल्यू पे आ गया लार्ज कैप, लेकिन मिड और स्मॉल में तो करेक्शन ड्यू है, और वो चाहिए भी, नहीं तो नुकसान होगा इन्वेस्टर्स को। अल्टीमेटली बेचने वाले बेच के निकल जाएंगे, आप फ्यूचर पकड़ के बैठे रहेंगे। तो इसमें कोई हमें दो चीजें अलग हैं, इमोशन, पेट्रियोटिज्म, ये सब अलग जगह है। मार्केट में तो आप पैसा कमाने के लिए हैं, आपको कोई बेवकूफ बना के निकल जाए वो फिर समझदारी की बात नहीं हुई, राइट। मनी ऑलवेज मूव्स टू द वाइजर, तो ये हमें देखना पड़ेगा। तो ये मेरा कुल मिला के नीचे जो मैंने लिखा, सिंस इंसेप्शन 1994 से 2019 तक निफ्टी का रिटर्न था 12 और निफ्टी 500 का है 11, विच मीन्स लार्ज कैप बीट्स स्मॉल कैप, ठीक है जी। अब अगर कोई ये मानता है कि नहीं ये जी मिड कैप तो 15 और 18, नहीं, ये गलत है जी। और आप जिसकी सुन रहे हैं वो आपको अच्छे ब्रोशर दिखा रहा है, आप खरीदिए, कोई बात नहीं, लेकिन ये होगा नहीं, राइट। क्योंकि फिर आप बेट कर रहे हैं कि जो 25 साल से नहीं हुआ वो अब होने जा रहा है, ठीक है। ऐसे भी लोग हैं एक सेट ऑफ लोग ऐसे में मुझे कहते ये तो अमेरिका में बैठे हैं, इनको क्या ठीक है भाई, लेकिन मेरा बायस भी तो नहीं है ना, मैं आपको कुछ बेच के ब्रोकरेज भी तो नहीं कमा रहा हूं ना, मेरा आई एम नॉट, मैं आपको कुछ नहीं बेच रहा हूं, राइट। मैं आपसे सिर्फ एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूं, जो थोड़ा नाम आएगा वो बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैंने आपको बेच के शॉर्ट टर्म में ब्रोकरेज भी तो नहीं कमाया, या मैंने कोई ऐसा फंड भी रन नहीं किया कि मैं आपके एसेट्स पे ही चल रहा हूं, क्योंकि एक बार एसेट्स निकलने शुरू हुए फिर इन्वेस्टर को वापस लाना मुश्किल होता है। तो द एसेट मैनेजर्स नेवर वांट टू लूज द एसेट, राइट, कि अब ये रुक ना जाए, क्योंकि अगर ये रुका तो फिर उसको रिवर्सल लाना, वो इंडियन म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री को पता है कि 2008 में जो इन्वेस्टर्स लूज किए उन्होंने, वो फिर पूरी जनरेशन ही लूज कर दी उन्होंने, उसके बाद नई जनरेशन अब आई है। तो ये फसल को कोई लूज नहीं करना चाहता। एक सेक्शन ये हो गया, ठीक है भाई, चलो ठीक है, इंडिया को कुछ भला हो, मैं चाहता हूं भला हो, लेकिन कोई बुरा हो जाए तो मुझे नुकसान भी नहीं, ठीक है, आपकी बात सही है, लेकिन मैं आपको कुछ बेच नहीं रहा, आई एम नॉट टेकिंग अ कट। एक सेक्शन वो है जो ये बोलता है नहीं, अब इंडिया की स्टोरी बदल चुकी है। वो सेक्शन के बारे में मैं इतना ही कह सकता हूं कि आपकी उम्र जो है, या वो आप 20s में हैं या आप 30s में हैं, 100%, अगर आपने 40 टच किया नहीं है तो आप वो रियलाइज नहीं कर सकते। और वो क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि व्हेन यू टच 40 देन यू रियलाइज के क्या फ्यूचर मेरे आगे ही है कि कुछ फ्यूचर जा भी चुका है। मैंने रियलाइज कि यार मैं सिर्फ सपने ही खरीदता रहूंगा कि वो किसी और के सपने बनते रहेंगे। एंड यू कैन से, आज वो कहने वाले भी आ गए हैं कि जो कहते हैं कि ये देखो चाइना 20 साल पहले यहां था, इंडिया आज एग्जैक्टली वहीं पर है। हाँ, बड़ी मैं कहानी सुन रहा हूँ, अच्छा ये तो नई वाली कहानी है। अब वो 20 साल पुराने कहा, वो 20 साल पुराना मैं हूं। मैंने वो टाइम देखा है जब आज
इंडिया यहाँ है और चाइना बस 10% आगे है, 15% आगे है, 15% आगे था बस चाइना। दैट्स इट। वी गो टू 1991, इंडिया का जीडीपी था कुछ 350 बिलियन 400 बिलियन, चाइना का 500, इतना ही आगे थे बस वो हमसे। दे वर लाइक 20% अहेड ऑफ अस। मैंने कहा या अब, एंड द दुनिया भी कहती थी इंडिया जीतेगा चाइना जीतेगा। मैंने वो टाइम देखा है और फिर हर साल हारते देखा है कि यार क्यों हार रहे हैं, क्या वीकनेस है, किसी को पड़ी नहीं है, कोई कुछ कर नहीं रहा है, व्हाटएवर। सवाल, पैसे उस समय भी बने हैं बहुत मार्केट में, लेकिन मेरी नॉलेज नहीं थी उतनी, लेकिन रियलिटीज के साथ चल के बने हैं। वो कंपनियों में जो जो बड़े बड़े लोग पैसे कमा गए, वो कंपनियां खत्म हो गई हैं वो एग्जिस्ट भी नहीं करती हैं। किसी ने कमाए, किसी ने स्टोरी खरीदी, कोई बेच के निकल लिया। पैसे हर मार्केट में बनेंगे, तो इनको सेपरेट रखें। आप जो ये कह रहे हैं ना कि फ्यूचर वाली बात, मैं इसका एक बहुत रियल लाइफ एग्जांपल देता हूँ। जो लोग बड़े शहरों में, मेट्रो में या टियर 1 टाइप के सिटीज में रह रहे हैं, वो अपने को स्टेप बैक करें और सोच के देखें कि अगर आप मुंबई में रहते हैं और आप 25 साल से नौकरी कर रहे हैं यहाँ पे, और आपकी ठीक ठाक सैलरी थी कि आप अच्छे सर्वाइव कर रहे थे, करेक्ट, स्टिल यू आर नॉट एबल टू बाई ए गुड हाउस इन मुंबई, जबकि आपकी सैलरी बड़ी है, आप जानकार हैं, आप बहुत समझदार हैं, फिर भी आप नहीं खरीद पा रहे हैं। इसका मतलब समझ रहे हैं आप? करेक्ट, कि आप पीछे ही हैं, करेक्ट। क्योंकि कोई और आपकी इन्फ्लेशन आपकी इनकम को खा रहा है। इन्फ्लेशन आपको खा रहा है। हाँ, आप जो खरीदना चाहते हैं, जितने पैसे उसमें चाहिए, वो आप नहीं कमा पा रहे हैं। इट्स अ रियलिटी। और हमारा जो इन्फ्लेशन इंडेक्स है ना, उसमें तो आधा फूड और फ्यूल है, फूड और सब्जी। लेकिन जो आदमी जी रहा है रियलिटी में, उसका पैसा जाता है इंश्योरेंस में, हॉस्पिटल्स में, स्कूल की फीस में। ये 5-5% से नहीं बढ़ती हैं, ये बढ़ती है 10-10% से, और उससे भी ज्यादा। और उसका आधा पैसा जाता है घर में या मकान में। That's the same reality. So, anyways, so ज्यादा है वो, आप हाँ, सोचिए ना। तो खैर ये तो अच्छा, तो इसमें ये एक क्वेश्चन इसमें क्या है, पैसे सबसे ज्यादा 90s में बने, राइट? राइट। लेकिन इंडिया चाइना से पीछे साल दर साल होते मैंने देखा है। तो पहली बात, थोड़ा सा आप एज से आगे बढ़ना चाहते हैं तो उस रियलिटी को एक्सेप्ट कीजिए। तो आज वो रियलिटी बेची जा रही है कि वो 20 साल पहले इंडिया चाइना वहां था। मैंने वो देखी जब हम बराबर ही थे। तो जहां वो 20 साल पीछे छुटा है, वो 40 साल पीछे भी छुट सकता है, राइट? दिस इज नॉट द पॉइंट। इज आप अपने पैसे कमाइए एंड यू हैव टू बी वाइजर ऑन दैट। उसमें समझदारी से कमेंगे, नहीं तो ये मीन रिविजन हो जाएगा, लेकिन इसमें भी समझदार लोग कमा जाएंगे पैसा, राइट? वो इंपॉर्टेंट है नीरज जी। तो अनुराग, मेरा क्वेश्चन, ये जो प्लेट इस समय हम लोग देख रहे हैं ग्राफिक की, इसमें एक क्वेश्चन ये हुआ कि या तो अर्निंग्स बढ़ जाए तो जस्टिफाई होगा, या करेक्शन आए, अदरवाइज करंट वैल्यूएशन जस्टिफाइबल नहीं है। इवन टुडे जब हम लोग रिकॉर्ड करें, तब भी निफ्टी 22 के मल्टीपल पे चल रहा है, और मिड स्मॉल की तो बात ही छोड़ दीजिए आप। या तो अर्निंग लेके आओ या करेक्शन आएगा, तभी जस्टिफिकेशन होगा। तो 26 आउटलुक में हम लोग बात कर रहे हैं, क्या होगा? अर्निंग्स आएंगी कि नहीं आएंगी, या करेक्शन आएगा? सो अब देखिए, अर्निंग्स का अब ये भी हिस्ट्री में लिंक होता है आपका। मैं आज बैंक्स का डेटा प्लॉट कर रहा था। देयर वाज अ टाइम व्हेन एक पूरी डेकेड में बैंक्स 25% की ग्रोथ आई है। हाँ जी, वो मैं एक बार टेबल खोलने की कोशिश करता हूँ। 25% की ग्रोथ आई है 10 साल तक लगातार, 25% का कैगर। हाँ, ये देखिए, ये है 2001 से 2011 के एंड तक बैंक इंडेक्स का। हाँ, बैंक इंडेक्स का कैगर 2001 से 2012-11 तक अगर आप लगाएं, 25% का कैगर है। क्यों? नई ब्रांचेस खुल रही हैं, नया प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, पीएसयू बैंक शेयर लूज कर रहे हैं, एचडीएफसी बैंक वो नहीं था 2001 में जो 2011 में था। सब सिस्टम बन रहे हैं, राइट? इंडिया एक अलग लेवल पे जा रहा है। उसके बाद में ये आया 25, उसके बाद में 2011 से 2021 तक कैगर आया 16%। अच्छा, इसमें एक और चीज शामिल है। जब वो 25 क्यों आया? बिकॉज आपका इन्फ्लेशन ही 10% था।
राइट। इकोनॉमी की नॉमिनल ग्रोथ 15, 16, 17, 18 तक भी पहुंची है, 19 तक, 18, 19 तक भी नॉमिनल ग्रोथ, राइट। अब नॉमिनल ग्रोथ 18, 19 पहुंच रही है, बैंक्स 25% कर ही लेंगे ना। करेक्ट। आज नॉमिनल ग्रोथ है 8, 8.5, 9%। तो बैंक्स को 13, 14 निकालना भी मुश्किल है। प्लस कुछ वैल्यूएशन पुरानी ग्रोथ आ चुकी है, अब तो उतनी ब्रांचेस नहीं खुलती हैं, अब तो हर जगह हैं ब्रांचेस, राइट। अब उतने नए कस्टमर नहीं है जिनके पास खाते खुलने। प्राइवेट बैंक्स ऑलरेडी 50% ऑफ द शेयर होल्ड करते हैं मार्केट का, तो वो ग्रोथ इंडस्ट्री अब नहीं रही, अब थोड़ा मैच्योर हो गई है। तो अगर आप अब देखें बैंक्स की ग्रोथ, तो 9% का रिटर्न आ रहा है इस बार 2021 से। अब मैं हर डेकेड को ट्रैक करता हूँ, लॉन्ग टर्म ट्रेंड वो मेरा स्टाइल है। सो 26% की ग्रोथ 2001 से 2011 तक कैगर, 2011 से 2021 तक 16 का कैगर बैंक निफ्टी का, एंड 2011 से अब तक 9% का कैगर आ रहा है। निफ्टी करीब 59-60,000 पर है बैंक निफ्टी। सो इट इज गोइंग डाउन ग्रेजुअली, राइट। ये क्या है? ये मैच्योरिटी है, ये मीन रिवर्जन है, राइट। अमेरिका में बैंक्स ग्रो करते हैं, उतने नहीं ग्रो करते हैं अनलेस दे आर वेरी अंडर वैल्यू, राइट। बिकॉज मैच्योर ऐसा कोई आदमी नहीं है कि जिसको बैंकिंग पहुंचनी थी पहुंच गई है। इकोनॉमी की रफ्तार से ग्रोथ होती है, राइट। मार्केट शेयर भी रफली फिक्स्ड है। तो आपका सवाल ये किधर जा रहा था नीरज जी आपका? मैं अर्निंग्स या करेक्ट। हाँ, तो अर्निंग्स तो देखिए इकोनॉमी और इंडस्ट्री मैच्योरिटी को रिफ्लेक्ट करेंगी। इकोनॉमी की नॉमिनल ग्रोथ है 9%, 9 तक आ जाएगी अभी, ठीक है। 8, 8.5 थोड़ा कम आ गया, बट 9 तक आ जाएगी। 9 में ये मानिए कि वो सरकार का इन्फ्लेशन नंबर भूल जाइए, 4-5% इन्फ्लेशन तो है, देखिए। तो 9 आ जाए, 10 आ जाए, वो इन्फ्लेशन नंबर आप हटाइए, एंड आई थिंक देन यू विल रियलाइज के 4-5% का ही आपको रियल ग्रोथ आ रही है। तो इस हिसाब से अर्निंग्स 12% की अर्निंग्स आ जाए तो काफी है मेरे ख्याल से, उतनी आती रहेंगी। उसमें ज्यादा रिस्क नहीं है। उसमें एक छोटा सा रिस्क है कि पिछले 3 साल में इंडिया ने लोन बहुत लिया है लोगों ने। डेट टू जीडीपी लोगों का 20% से 40%। अच्छा, ये ज्यादा फिलोसफी में बातें आ जाती हैं तो मैं इससे जल्दी से निकलता हूँ, क्योंकि ज्यादा फिर इसमें लॉस्ट हो जाते हैं। लेकिन उतना आता रहेगा कुल मिला के। करेक्शन वो टाइम वाइज करेक्शन हो ही जाएगा। इन्फ्लेशन 6% है, 2-3 साल पर और हो जाए। लेकिन जब तक एक फियर नहीं आएगा मार्केट में, अब क्या हो गया, थोड़ा सा एक खुसफुसाहट शुरू हो गई है, थोड़ा नर्वसनेस हो गई है शुरू लोगों की कि यार ये शायद वो नहीं था, हम जो घुस गए, शायद 1 आध साल और आएगा, थोड़ा और बैलेंस आएगा। थोड़ा वो बैलेंस जरूरी है। अगर बैलेंस जरूरी आएगा तो अपॉर्चुनिटी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए बहुत अच्छी है, क्योंकि उनका तो चल ही रहा है SIP वगैरह। एंड देन जो स्टॉक खरीदना चाहते हैं वो उनके लिए भी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। लेकिन ऐसा नहीं कि 1 साल में फ्लिप कर दिया आपने, फिर वो अगले आज जब बुल रन आएगा तब आपको हेल्प करेगा। तो मेरे ख्याल से यहाँ पर हम आ गए कुल मिला के कि वेयर जीडीपी स्टेबलाइज्ड, गवर्नमेंट को भी थोड़ा सा रियलिटी चेक मिला है। जो डील वील नहीं हुई है उसने बोला भाई कुछ करो, इट्स नॉट एज ग्रेट, राइट। तो थोड़ा इनकम टैक्स में छूट दी, वो ठीक है। वो तो उनका एक टारगेट है कि लिमिटेड सेगमेंट को ही वो टैक्स करते हैं इनकम टैक्स में, उसी पे चलते हैं वो। 2% सेगमेंट टैक्स होता है, बाकी 98% इनकम टैक्स से आउटसाइड है। बाकी फिर वो कुछ जीएसटी में किया कि भाई इतना भी मत करो, ये लग्जरी सिन पता नहीं क्या क्या बना दिया आपने, उसको सिंप्लीफाई करो। और रेगुलेशन भी नरम पड़ो, हालांकि लॉन्ग ओवरड्यू है, राइट। तो इससे गवर्नमेंट भी थोड़ा टाइट रहती है। नहीं तो क्या है, कंप्लेसेंसी आ जाती है। कंप्लेसेंसी में फिर वो गवर्नमेंट काम कुछ नहीं करती है। तो उस मायने में पॉजिटिव भी है। तो ठीक है, अर्निंग्स मेरे ख्याल से ये 10-12 का मामला चलता रहेगा। कुछ बीच में शॉक्स भी आएंगे तो जिससे एवरेज थोड़ा कम होगा। और करेक्शन मार्केट में फियर के साथ आएगी। जब तक रिटेल बुलिश है तब तक वो करेक्शन नहीं आएगी। उसमें ये है कि सेलर्स अब बड़ा टाइम कर रहे हैं। अगर SIP फ्लो कम होगा तो आप देखोगे थोड़ा सेलर्स की, बैंकर्स हैं, समझदार हैं, दिनों के कितना आ रहा है तो उतना ही माल बेचेंगे। देखिए समझदार ही पैसे कमाएगा, तो वो उसको टाइम कर देते हैं। IPOs को छोटा ऑफरिंग कर देंगे, जो भी डील्स हैं बैंक ही एडवाइस करते हैं ना, तो उसको छोटा कर देंगे। तो वो आप देखेगा, आप मैच रहेगा। लेकिन ये थोड़ा फ्रस्ट्रेट करेगा आपको इस रेंज में, क्योंकि इसके आगे बहुत बड़ा ट्रिगर है नहीं। और FIIs जनरली ऑन द मार्जिन्स हैप्पी नहीं चल रहे हैं, बिकॉज इंडिया इज नॉट शोन कि अगर डील विल नहीं करनी। पर चलो वो सब अलग बात है। तो अनलेस कोई बहुत स्ट्रॉन्ग ग्रोथ का एक एक्सपीरियंस बताता हूं मैं आपको। कैलेंडर ईयर 2025 में फरवरी के बाद
जो बहुत सारे फंड मैनेजर्स अपन लोग ऐसे गपशप करते रहते हैं, तो फरवरी के बाद मार्केट थोड़ा सा रिकवरी होने लगी थी। तो हाँ। फरवरी में बहुत दुखी थे वो, लेकिन फरवरी ऑनवर्ड्स वो खुश हो गए थे। हम्म। तो कि अब सब कुछ ठीक हो गया, मतलब 6-8 महीने की मंदी हो गई, बहुत ठीक है अब। फिर जून जुलाई अगस्त तक चलता रहा, उसके बाद बीच बीच में ये सब इनकम टैक्स कट, जीएसटी कट, ये सब आते रहे। हाँ। तो उनका उत्साह बना रहा। लेकिन पिछले 2 महीने से मैंने जितने लोगों से बात किया है, तो वो तो जो कि ऑफ कैम ही बात होती है, तो नाम किसी का मैं बताऊंगा नहीं, लेकिन कम से कम आधा दर्जन फंड मैनेजर्स मेरी ऐसी गपशप होती रहती है, क्या चल रहा है और कैसा मूड है। तो सबका बॉडी लैंग्वेज बहुत दुखी वाला है, क्योंकि दे आर नॉट एक्सपेक्टिंग दिस। करेक्ट। 1 साल का अंडर परफॉर्मेंस हो चुका है, करेक्ट। पैसे बन नहीं रहे हैं, और कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि हो क्या रहा है यार। सब कुछ तो कर दिया और वो सरकार ने, और जो मार्केट आपका चल ही नहीं। जो आपका इंडेक्स चल गया वो चला बैंक निफ्टी, जिससे बाहर बैठे थे सब। राइट। बैंक निफ्टी ने संभाल लिया, लेकिन जिन सेक्टर्स में फंड मैनेजर्स बैठे थे वो नीचे। हाँ। अब तो मैं देख रहा हूँ कि जो बिल्कुल रोज सुबह उठ के एक इंडिया का बुलिश ट्वीट डालते हैं, वो भी कह रहे हैं कि 50% इक्विटी, 25% गोल्ड, 25% फिक्स डिपॉजिट। मैंने कहा ये और फिर नीचे लॉन्ग इंडिया और एक इंडिया का झंडा। मैंने कहा ये कब हो गया? मतलब अभी कल तक तो 100% इक्विटी लॉन्ग इंडिया, अभी ये कहां से आया? अब गोल्ड आ गया, गोल्ड में घुस गया। ये तो आपने कभी कहा ही नहीं। अनुराग, पूरा इंडियन फंड मैनेजर्स कम्युनिटी, एवरीबॉडी इतना विरोधी था गोल्ड और सिल्वर के खिलाफ। ऐसी कभी सी भी नहीं। बातें उन्होंने दिवाली के शोज में बोली हैं कि हाँ। मैं यहाँ कोट कर दूंगा तो आपको हंसी आ जाएगी। वो क्या क्या बोल रहे थे, और सब बड़े बड़े एमबीए फाइनेंस करके आए हैं, वो ये बोले। अब लेकिन मुंह में एकदम बंद। अब वो जो आप कर रहे हैं वही वाला ट्वीट चल रहा है। मतलब 15% एलोकेशन तो करना चाहिए उसमें, 20%। सडनली वो 25%। लेकिन वो जायज है। देखिए, गोल्ड में तो कोई आपको फंड मैनेजमेंट चार्ज भी नहीं देना, ना कोई फीस देनी, ना कुछ मिड कैप स्मॉल कैप देखना। अगर आपको वही बैठ करके पूरी उसको 94 से बीट कर रहा है इन्फ्लेशन से, तो ये तो सवाल है ना। मतलब फिर कौन क्वेश्चन म्यूचुअल नहीं फंड करेगा? तो नेचुरली वो उसको करेंगे, राइट? बट दिस पॉइंट्स टू देयर बेसिक फ्लॉ। हाँ। कि एक और है, मैडम है, वो हमेशा बड़ा 2009 से 2008 ऑलवेज पॉजिटिव रिटर्न दिया है। किसी साल 6-8 आया, किसी साल 5। अरे यार, आप 8% 6% इन्फ्लेशन की इकोनॉमी में काम कर रहे हो। व्हाट डज इट मीन बाय सेइंग हर साल पॉजिटिव? 10 साल का एवरेज पॉजिटिव है, इट विल बी पॉजिटिव ना। इन्फ्लेशन ही है 6%, 100 का 160 तो ऐसे ही होना चाहिए था। व्हाट इज द पॉइंट ऑफ सेइंग कि देखिए एसआईपी तो हमेशा एवरेज में पॉजिटिव करता है? इट इज मीनिंगलेस, राइट? ये सब, मतलब दिस इज वेयर पीपल हैव टू लुक थ्रू इट। ये फिर वो ग्लॉसी ब्रोशर है, राइट? वेयर पीपल हैव टू रियली लुक थ्रू इट, राइट? कि आधा 60% हटाइए, वो इन्फ्लेशन है, बाकी 40% रिटर्न है। अगर वो आ रहा है, ठीक है। अदरवाइज देखिए, इट इज वर्किंग। दिस इज काइंड ऑफ प्रूविंग दैट पॉइंट, राइट? कि एनीवेज, चलिए, ये आपकी बात ठीक है। तो कुल मिला के, हाँ, बट फंड मैनेजर कॉशियस हो गया। अभी नोटेबल फंड मैनेजर्स, उन्होंने भी एक ईयर का आउटलुक निकाला है। वो भी वही बात, ये जो मैंने पिछला टेबल दिखाया, उन्होंने वही कहा अपनी आउटलुक में, बाकायदा टेबल दिखा के। वो 2005 से दिखा रहे हैं, और वो उनका आधे घंटे का वीडियो है। आउटलुक फॉर 2026 2020 इंग्लिश हिंदी दोनों में है। आप उसको देखिए वीडियो में। एंड ही इज वेरी नोटेबल नेम, एंड ही इज सेइंग कि ये मीन रिवीजन होगा ही। मिड और स्मॉल कैप अभी भी ओवर वैल्यूड है, ये वापस आएंगे। ही हैज डन द सेम थिंग। ये मैं पहले से कर रहा हूं, लेकिन ही हैज डन द सेम थिंग। वो 2005 से 2019 तक का रिटर्न ले रहे हैं, और फिर 19 के आगे का बता रहे हैं, और फिर बोल रहे हैं देखिए ये मीन रिवर्जन होगा। इट्स ऑब्वियस नाउ, राइट? तो वैसे है। एनीवेज, अब करते हैं कि करना क्या है, लोगों को पैसे कैसे कमाने हैं, ये सब। यस, करना क्या पैसे है कमाने के 100 तरीके पे आते हैं अब, है ना? ये तो चलता रहेगा। पैसे आपने बना लिए तो आपकी बल्ले बल्ले। आपको क्या मतलब जीडीपी कितना ग्रो कर रहा है? कमाई है ना लोगों ने, राइट? तो आपने खोने नहीं है, आपने कमाने हैं। पे चलते हैं। एक इस पे एक वो क्या हुआ, एक सेलिंग पे एक वो आपका बायर कब आएगा, कहानी मुझे याद आ गई। अच्छा, बड़ी जरूरी है। अच्छा, पैसे आएंगे कैसे? हाँ, और ये इसका भी सवाल है कि यार ये क्यों नहीं खरीद रहा है, और एफआई क्यों नहीं खरीद रहे हैं? ये आपके जो एयरलाइंस में अभी, अब तो वेल नोन है, वी कैन से इंडिगो में जो भी सीन हुआ, अब उसके मल्टीपल प्राइस अर्निंग, मल्टीपल अर्निंग के हिसाब से 30 का चलता है इंडिया में। आप अमेरिका में, तो उसके जो प्रोमोटर थे, उन्होंने
अपना करियर यूएस में शुरू किया, डेल्टा या यूनाइटेड, वन ऑफ दीज, आई थिंक यूनाइटेड, एंड उसके साथ काम किया उन्होंने, और उसके बाद उन्होंने एक एफर्ट लेके इंडिया में एयरलाइन खोली। गोल वही था कि आप उसको रेप्लिकेट करें। वो एयरलाइन का साइज इन टर्म्स ऑफ प्लेन्स, रेवेन्यूज, ये सब यूएस के उस एयरलाइन से 1/6 है, करीब 15% का है। वो सिर्फ प्लेन मत काउंट करिएगा, क्योंकि यहाँ के एयरलाइंस के प्लेन दिखते हैं 1000, लेकिन वो बड़े प्लेन्स होते हैं। इंडिया में वो प्लेन दिखते हैं 400, लेकिन वो छोटे प्लेन होते हैं। काउंट द रेवेन्यू एंड यू नो डॉलर टर्म्स में, राइट। वो इंडिया में 5-6 हजार का टिकट आता है, यहाँ पे मिनिमम टिकट ही 15,000 का होता है। तो कंपेयर दैट। सो उन्होंने कभी नहीं सोचा होगा कि मेरा वो इंडिया का छोटा एयरलाइन यहाँ के डेल्टा यूनाइटेड से ज्यादा वैल्यूएशन अचीव कर लेगा। यस। कोई बोलेगा तो वो लोग ऐसे हंसेंगे कि यार ये क्या पागल हो गया इंसान। बट वो 2024 में हुआ। The valuation of Indigo was more than Delta and United. Yes. और एयरलाइन का साइज 15% है उन एयरलाइन से रेवेन्यू में। क्यों हुआ जी? यहाँ के एयरलाइन को 5-6 से ऊपर मल्टीपल नहीं मिलता है, हमने 30 का मल्टीपल दिया मार्केट में, हो गया ना प्राइस 5 गुना हो गया। Yes. कौन है जो नहीं बेचेगा इस पे? मूर्ख है ना जो नहीं बेचेगा। उनका तो जीवन का, उन्होंने अब स्टिल बोला कि ठीक है मैं एयरलाइन रन करता हूँ, बट भैया इतने में तो मैं डेल्टा को खरीद लूंगा। Exactly. जिस कंपनी में मैंने यूएस में नौकरी शुरू की, उतने में तो मैं उस पूरी कंपनी को खरीद लूंगा। बेच दिया उन्होंने सारा इंडिया का सामान। Yes. He got rid of the entire stake at that price. अब आप उस पे बोलेंगे यार कोई एफआईआई नहीं आके खरीद रहा, क्यों खरीदेगा कोई इस प्राइस पे? आपने वैल्यूएशन क्यों दिया हुआ उतना? उस पे लोग बेचेंगे, खरीदेंगे नहीं। So you do keep this in mind, right? ये कहानी बड़ी जरूरी है, मतलब ये समझनी, राइट, कि हर प्राइस हर कोई नहीं देगा आपको, राइट। तो आप सिर्फ ये, दिस इज अ फ्लो का कहानी। एयरलाइंस को इतना वैल्यूएशन कभी मिलता नहीं है, क्योंकि एयरलाइंस में हमेशा कुछ रिस्क्स बने रहते हैं, और वो कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्री है जहाँ पे हमेशा हेवीली टैक्स है। इंडिया में भी हेवीली टैक्स है, यू डोंट गेट दैट, राइट। किसी ने राकेश गंगवाल से ये कभी नहीं पूछा, ये कोई इंटरव्यू नहीं उनका हुआ कि ब्रदर इतनी शानदार आपकी एयरलाइंस चल रही है, इतना जबरदस्त मार्केट शेयर है, इतने पैसे बन रहे हैं, तो आप बेच क्यों रहे हो? नहीं, मैं तो उनकी रेस्पेक्ट करता हूँ। उनको अप्रोच तो बहुत लोगों ने किया, वो क्यों बेच रहे हैं? नहीं, वो देखिए, आई रेस्पेक्ट द गाय। पहली बात तो ही वाज स्मार्ट विल मेक द मनी। मैं इसमें देखिए, इसमें कोई आपको, वो पहले 2000 में देखो, हमारे रिश्तेदारियों में भी, क्लोज फैमिली में भी लोगों ने धोखे खाए हैं। वो प्लांटेशन स्कैम्स थे। ये देखिए जी, यहाँ हम पेड़ लगाएंगे, इतने के होंगे, इतने का होगा, कहाँ किसने जाके पेड़ देखे हैं, सब ये स्कैम, मल्टी लेवल मार्केटिंग, सहारा के स्कैम सब चलते हैं, आज भी चलते हैं। तो डोंट, आपको कोई स्टोरी बेच गया तो यू शुड लुक इनसाइड, आप दूसरे वाले को मत देखिए, राइट, ठीक है। सेकंड, ऐसे को उन्होंने जबरदस्ती नहीं बेची, मार्केट में वैल्यूएशंस थे, ओपन मार्केट में बेचे। आई रेस्पेक्ट द गाय, बिकॉज उनको इंटरव्यू के लिए 100 लोगों ने अप्रोच किया होगा, उन्होंने इंटरव्यू नहीं दिया बिकॉज ही रियलाइज कि मुझे आके साफ साफ झूठ बोलना पड़ेगा, व्हिच आई डोंट वांट टू डू। एग्जैक्टली, क्यों दे वो? तो नहीं बोला ना उन्होंने, हाँ, झूठ तो नहीं बोला। वो उनसे That's what I'm बेहतर है, saying. जो उनसे बेहतर है, जो रोज सुबह उठ के रोटियां पका रहे हैं झूठ बोलने की, उनसे बेहतर है वो। इन्वेस्टर को ये सोचना चाहिए था कि एक आदमी अपने शानदार बिजनेस से एग्जिट ले रहा है और आप उसमें एंट्री ले रहे हो। हाँ, तो वो पागल आदमी है क्या? इसमें बताऊं इंटरेस्टिंग बात, वो विजय माल्या जी चले गए। देखिए, उनके एक तो उन्होंने 8-9 हजार का जो उनके ऊपर लोन है, एक तो वो लोन 6000 करोड़ का था, फिर वो इंटरेस्ट लगता ही है इंडिया में, हर साल वो बढ़ जाता है, तो हर बार वो एक नंबर बढ़ा के बेचते हैं, लेकिन वो ओरिजिनली 5-6 हजार डॉलर का लॉस करके भागे। ऐसा तो नहीं कि वो 5-6 हजार खुद लेके भागे, वो एयरलाइन में खर्चे हुए, उन्होंने सैलरीज दी, सब एम्प्लॉइज, एवरीबडी वाज हैप्पी, राइट। वो उसके बाद कुछ पोर्शन लेके भागे। लेकिन ये तो कुल मिला के उनके हाथ में मेरे ख्याल से 1000 करोड़ आया होगा, बहुत से बहुत, तो भी या उससे कम भी। ये भाई साहब 50,000 करोड़ का माल चिपका गए आपको, जो 10,000 करोड़ का भी नहीं था। वो 40,000 करोड़ जो ले गए, उसको कोई नहीं बोल रहा है। विजय माल्या किए जा रहे हैं। मेरी सिंपैथी नहीं किसी से, बट यू टू सी, राइट, इट इज ऑलमोस्ट लाइक दैट। बट उन्होंने क्या है, फेयर गेम में किया है, कोई गलत नहीं है, आपने खरीदा स्टॉक, आप जानिए। एनीवेज, तो अब आपके सवाल पे क्या और कोई आप अभी सुनिए, एक बताओ, आजकल यहाँ एक वर्ड चल रहा है, सिस्टमैटिक वेल्थ ट्रांसफर।
हाँ वो तो हो रहा है, वो हो रहा है, हो रहा है ना, वो खूब जबरदस्त बिल्कुल हो रहा है नीरज जी, वो होगा, उसमें भी कोई बुराई नहीं है। हाँ। हर आदमी, देखिए थोड़े मैंने भी धोखे खाए होंगे, हर आदमी धोखे खा के सीखता है। अगर आप सीख जाते हैं वो अच्छी बात है, लेकिन पैसा हमेशा वही कमाएगा जो 2 कदम आगे होगा, पीछे नहीं होगा। राइट। उसका क्या प्रूफ है? एक ही प्रूफ है, अगर आज आप गोल्ड खरीद रहे हैं, पिछले 6 महीने से अगर आप गोल्ड खरीद रहे हैं, तो आप 2 कदम पीछे, आप आगे नहीं है। अगर आप खरीद रहे थे और आज आप बेच गए हैं, तो आप 2 कदम आगे हैं। या सिल्वर, राइट, वो इफ यू हैव सोल्ड इट टुडे एंटायरली, चाहे ऊपर में पैसा और बढ़ जाए, फिर आप 2 कदम आगे हैं मार्केट से। लेकिन अगर आप अब खरीद रहे हैं, फिर आप पीछे हैं। तो ये मार्केट में भी होता है, आपको पीछे नहीं रहना, आगे रहना नीरज जी। जब जो चीज मार्केट में खुल गई, कंसेंसस हो गई, तो फिर तो वैल्यू आ गई। फिर जिसके पास है प्लॉट, जिसका है, वो बेच जाएगा, और उसके अमीर बने बिना आप नहीं बनेंगे। अब इन्होंने सारी आईटी कंपनीज के शेयर एफआईआईज ने, सारे बैंक्स के आपके खरीद रखे हैं। कब? 10 साल से खरीद रहे हैं वो। लेकिन अगर वो बेच रहे हैं आज, तो बेचेंगे भाई, ठीक है, आपको नहीं खरीदना, आप मत खरीदिए। यू डू ऑलवेज वेट, राइट। तो आगे रहना पड़ेगा जी। आगे रहने के लिए क्या करना, अब ये बताइए। आगे रहने के लिए नीरज जी, मेरा मैं अपना फॉर्मूला बताता हूँ। देखिए, अब मार्केट में आती है पकी पकाई खिचड़ी बन के। जोमेटो आया, पका पकाया आ गया, हम डिस्कस कर चुके हैं। 35 बिलियन 40 बिलियन की कंपनी है, अभी क्या उसमें पैसे बनेंगे? फूड ही तो डिलीवर कर रही है, ग्रोसरी डिलीवर कर रही है। यू कांट हैव दैट, इतना वैल्यूएशन आप इंटरनेशनली आप कंपेयर करें, फिर वही गंगवाल जी की स्टोरी आती है कि यूनाइटेड से बड़ा ना बना दें हम उसको, राइट। इट इज टू हाई, राइट, प्राइस बहुत हाई है। लोगों को लगता है अभी तो लिस्ट हुई है कंपनी, तो बहुत पैसे बनने हैं। भाई ये वो थोड़ा फिर समझिए, फिर आपको बिल्कुल ही खबर नहीं है कैसे चल रहे हैं मार्केट्स, राइट। फिर आप मार्केट कैप देखिए, प्राइवेट इक्विटी का पार्टिसिपेशन देखिए, उन्होंने जितने पे लिस्ट किया वो सब देखिए। मेरा वो एसबीआई कार्ड बोले बगाए में देखता रहता हूँ, वो तो बेचारा बढ़ के नहीं दे रहा। 19 कितना वो 800-900 से ऊपर कभी जाता ही नहीं, उसपे श्राप लग गया है। ओला को देखिए ना आप, ओला इलेक्ट्रिक, वो सब होंगे, तो उसपे श्राप लग गया है कि भाई तू अब 900 से ऊपर नहीं जाएगा। 2020 में मैंने थ्रेड लिखा था, मैंने कहा ब्रदर, यहाँ की इतनी बड़ी कंपनी, उससे 3 गुना 4 गुना बड़ी कंपनी है, वो 10 बिलियन 15-18 बिलियन में बिक रही है। आप 10 बिलियन में एसबीआई कार्ड, जिसको सिर्फ इंडियन मार्केट में ऑपरेट कर रही है, इतना एवरेज कंपनी कैसे बेच सकते हो आप? क्या चल रहा है? और 9 टाइम्स ऑफ व्हाट यू बॉट 3 इयर्स बिफोर, राइट। एनीवेज, तो ये सब स्टोरी आप देखिए। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा, तो फिर मार्केट्स आपके लिए प्लेस नहीं है। अगर आप ये नहीं समझ सकते कि जोमेटो क्यों महंगा है, देन यू डोंट इंट्यूटिवली अंडरस्टैंड दम। फिर आपको टाइम लगेगा, तो वो टाइम आपको लगाना पड़ेगा। बट पैसे ऐसे बनेंगे नीरज जी के माई स्टाइल इज वैल्यू स्टाइल। देखिए, दोनों अलग लोगों का स्टाइल होता है। एक स्टाइल होता है ग्रोथ स्टाइल। क्या करता है कि मैं पिछला 52 वीक हाई देखूंगा, जो स्टॉक 52 वीक हाई चल रहा है, कुछ उसमें कहानी होगी, कोई बायर होगा या कोई किसी को स्टोरी बेच रहा होगा, लेकिन स्टोरी बिक रही है क्योंकि वॉल्यूम आ रहा है। ये टेक्निकल वालों का इंडिकेटर है कि भाई मैं पकड़ लूंगा, ठीक है। और फिर मैं जब तक चलता रहेगा, तब तक मैं इसके साथ 52 वीक के साथ चलता रहूंगा, और जब गिर जाएगा तो मैं फिर बेच दूंगा, ठीक है। ये चलता, अगेन ये सब स्टडीज ओरिजिनेट हुई है यूएस मार्केट में। उसका कंपैरिजन द मोमेंट हम दूसरे मार्केट से करते हैं, वो डिफिकल्ट हो जाता है। जो लो इन्फ्लेशन मार्केट है, कोरिया, यूके, यूरोपियन यूनियन, वहां तो चले ही नहीं, क्योंकि लो इन्फ्लेशन है, स्टोरी चलती नहीं है, क्योंकि इकोनॉमीज में इनोवेशन नहीं है। इंडिया में चलती है, बट इसमें इन्फ्लेशन शामिल है। वो ऐसे ही है कि अर्जेंटीना में कंपेयर करने लगो तो बिल्कुल चलती दिखेगी आपको। लेकिन व्हेन यू, तो एक तो ये ट्रेंड हो गया कि आप इसको फॉलो करते रहिए। लेकिन ये इन अ लो वॉल्यूम मार्केट, लाइक जैसे इंडिया में मिड और स्मॉल में वॉल्यूम लो होता है, अगर क्रैश करता है तो बड़ा जल्दी क्रैश कर जाता है, देन यू डोंट गेट अपॉर्चुनिटी टू सेल फटाफट, राइट। तो वो रिस्क आपको बचाना होता है। एज लॉन्ग एज आप सफिशिएंटली हेज करके चल रहे हैं तो चलिए। लेकिन ये अब आपको थकाने वाले जोन में ले आया मार्केट, जहां पे ऐसे 52 वीक हाई हर समय नहीं बनेंगे। बट एक ये स्टाइल है कि पीपल ऑलवेज स्टे विद, मैं सिर्फ 52 वीक, अब बैंक्स 52 वीक हाई पे चल रहे हैं, मैं उस पे चल रहा हूँ। लेकिन आपको बड़ा जल्दी पकड़ना है, 52 वीक हाई में लेट हो जाता है, फिर आपको मे बी 20 days टू लो, बट 6 months में पकड़िए आप, राइट, कि ये ट्रेंड लाइन
से ऊपर जा रहा है। ये टेक्निकल इंडिकेटर नहीं है, मैं वैसे कह रहा हूँ कि कुछ स्टोरी चल रही है, चलिए। चाहे फंड, अभी क्या हो रहा है, आपका पैसा म्यूचुअल फंड में मिड और स्मॉल की जगह फ्लेक्सी खोल दिया सबने। तो फ्लेक्सी में मोमेंट जा उन्होंने फ्लेक्सी खोला तो फ्लेक्सी से वो उनकी भी जान बची, क्योंकि वो मिड और स्मॉल पागलपनी की तरह महंगे हो रहे थे, वो अब इसलिए सस्ते होंगे भी, क्योंकि अब वो पैसा लार्ज कैप में डाइवर्ट कर रहे हैं 50% एटलीस्ट, राइट। तो एटलीस्ट कम से कम वहां ओवर वैल्यूएशन से हम बचेंगे और फिरंगियों को एग्जिट देने से बचेंगे थोड़ा बहुत, राइट, ठीक है। मेरा स्टाइल, अच्छा, बट इसमें आपको स्पाइक्स नहीं मिलती 52 वीक में, कुछ गलतियां होंगी, ठीक है, आप जो भी है, बट एक स्टाइल है, एक मेरा स्टाइल दूसरा है बाय द वे। बट वो अमेरिकन मार्केट का थोड़ा फायदा भी है कि मैं अबाउट 50-70-60% करीब या 70% तो ग्रोथ कंपनीज में रख लेता हूँ, जो कि बिग टेक चल रही हैं, सब चल रही हैं, मेजर बैंक्स चल रहे हैं, डिस्क्रिशनरी चल रहा है। लेकिन उसके अलावा मैं अच्छा 30 से 35% ऑफ द पोर्टफोलियो, कई बार डिपेंड्स कि 40% भी कर लेता हूँ, कई बार 50-50 भी कर लेता हूँ। कई बार मैं 50% कैश में भी आया, 2023 में आया मैं कैश में। फिर मैंने दिसंबर नवंबर एंड में, जैसे ही मैं इंडिया से वापस यहाँ आया, चेंज माय इन्फ्लेशन डेटा देखा, देन आई मेरे 3 महीने का ट्रेंड बन गया कि नहीं चलो घुसो। वो 30 से 40% जो पोर्टफोलियो है मैं करता हूँ प्योरली वैल्यू इन्वेस्टिंग, विच इज कि मैं आज खरीदूंगा, नॉट बिकॉज वो 52 वीक हाई पर है, बट बिकॉज वो 52 वीक लो को भी ब्रेक कर चुका है। लेकिन उन कंपनीज में मोमेंटम नहीं है, लेकिन फंडामेंटल्स विल टर्न अराउंड, फंडामेंटल्स हैं, मैनेजमेंट अच्छा है, स्टोरी बदलेगी, और जब वो बदलती है तो फिर वो 3 to 5x देता है। ओके। और फिर वो मैं स्प्लिट करता हूँ करीब 15x स्टॉक्स में, 15 और 2% 15 to 30, कई बार 16-17 भी करती है, राइट। जिसने 5x दे दिया वो 2 का हो गया 5, वो ऑलरेडी 10% ऑफ पोर्टफोलियो बन जाता है, राइट। और 18 में से सारी स्टोरी नहीं चलेंगी, लेकिन 4-5 चल जाती हैं आराम से, तो वो खुद ही 50% हो जाता है, इट बिकम्स टू बिग। लेकिन जब उनको आप खरीदते हैं, यू टू रियली ट्राई टू टाइम इट, क्योंकि वो उससे बाद फिर आधा हो जाता है। एब्सोल्युटली। ठीक है, तो जोमेटो का स्टॉक 127-150 पे हुआ, 150 गया, उसके बाद 40 आ गया था, कुछ लोगों ने खरीदा, उनको फायदा हो गया 4-5 गुना, राइट। वो थोड़ी स्टोरी चल पड़ी, मैं नहीं कहूंगा कि अभी भी फेयर वैल्यू तो बिल्कुल नहीं है, लेकिन स्टोरी चल पड़ी। लेकिन वो उन्होंने वो दाम नहीं दिए जो हाई मार्केट वाले, अगर वो 175 पे आप खरीदते बैठते तो फिर आपको तो हार्डली कोई प्रॉफिट होगा। 10 साल आप अगले 5 साल भी बैठे रहिए, ऐसे ही घूमता रहेगा ये। ऐसी पेटीएम है, 2000 पे अगर आप खरीदने वाले बने तो उन्हीं कुछ बना पैसा, जब 300-400 पे आ गया कुछ उम्मीदें बनी, कुछ बन सकता है भाई, और उसमें आपने तो 10-15 बेट खेली हैं, कोई चलेंगी कुछ नहीं चलेंगी। तो आई बाय वैल्यू स्टॉक विद स्ट्रॉन्ग कंपनी, स्ट्रॉन्ग मैनेजमेंट, विच इज गोइंग थ्रू बैड टाइम्स। समय खराब है, कंपनी खराब नहीं है, एंड देन होप दैट विल गो। और मेरी एक आधी चर्चा होती है, कई बार मैं आपको बताता हूँ कि भाई ठीक है, ऐसा कुछ मेरी स्टोरी होती है, वो काम करती है नीरज जी, और वो काम कर रही है और वो काम करेंगी। लेकिन मैं ये उम्मीद करता हूँ कि जब मैंने खरीदा वहां से वो और 30% गिर सकता है। करेक्ट। तो समझिए, मतलब 80-100 का स्टॉक मैंने 10 पे खरीदा, मुझे पता है 10 का ये 5 भी हो सकता है, मतलब मेरे 50% फिर कम हो जाएंगे, फिर कम हो जाएंगे, क्योंकि रिमेंबर 100 का 10 में आया, ठीक है, 100 तो गलत ही था वैल्यूएशन, प्रॉब्ली वैल्यूएशन होना चाहिए था 25-30, लेकिन अब वो 10 में आ गया है, 25-30-40 पहुंच सकता है। लेकिन 10 पे खरीदेंगे, 10 लोएस्ट नहीं, 10 का 5 हो जाएगा, तो फिर 50% गिर गया। सो इमेजिन अ स्टॉक व्हिच हैज फॉलन 90% हैज फॉलन अगेन बाय 50%। ये बड़ा रिवर्स में काम करता है, बट यू शुड बी ओके विद दैट। 50 गिरता है तो मुझे लगता है मैंने जल्दबाजी की, 20% तकरीबन गिर के संभल जाता है, तो देन आई हैव रीजनेबली गॉट द बॉटम ऑफ इट। जैसे एक स्टॉक, अब हमारी चर्चा हुई थी, मेरी आपसे हल्की सी एक चर्चा हुई, मैंने बताया, एंड आई थिंक वी गॉट इट ऑलमोस्ट एट द बॉटम, नियरली, मैंने तो और बॉटम पे पकड़ा, करेक्ट, यस यस, आई थिंक इट्स नियरली एट द बॉटम, राइट, एंड व्हेन इट विल ग्रो 5x। तो ये मेरा स्टाइल है। अब आपको इंडियन, अच्छा एक एग्जांपल देता हूँ छोटा सा, इंडियन मार्केट में एक कंपनी थी स्पाइस जेट, है अभी भी, तब है देखना होता है। 2016-17 में यूएस आया मैं, एक स्टॉक वो 25 पे आ गया था, 22-23-25 पे। द ओनरशिप चेंज्ड फ्रॉम मारन्स टू अजय सिंह। ओके, अच्छा, ये भी एक बड़ी स्टोरी है, मैंने पहले बताई नहीं किसी को, लेकिन इंडियन मार्केट में बहुत सारे पैसे, देखिए आपको बहुत सारे बाजीगर
बाजीगर बहुत हैं यहाँ पे, हैं चैनल पे आएंगे, गाना गाएंगे, बाजीगर हैं बहुत, मतलब सब देयर गुड सेल्स। I mean, I don't want to, so sorry, he's a nice guy. I don't want to say anything कि भाई ये हो गया, गाना गाएंगे मतलब जनरल स्टोरीज सुनाएंगे आपको। लेकिन बहुत सारी छोटी कंपनी के इन्वेस्टमेंट इनसाइडर स्टोरी से चलते हैं इंडिया में, ये रियलिटी है। इसको आप इन कॉर्पोरेट गवर्नेंस उतनी स्ट्रांग नहीं है, बातें लीक होती हैं, इनसाइडर स्टोरी चलती है, स्टोरी बेची जाती है। वो भी फंड मैनेजर से टाई इसलिए करते हैं कि हमारी स्टोरी बेचो, क्योंकि प्रमोटर खुद बोल रहा है यार मेरे को बेचना है। 1 का 5 कौन नहीं करना चाहता? जो गंगवाल साहब ने किया 1 का 5 मिल गया उनको। आज सबको, काफियों को मिड और स्मॉल में 1 के 5 मिले, उन्होंने बेचा, क्यों नहीं? उन्होंने वो पैसे कभी नहीं देखे जीवन में। तो अब मैं उसमें ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, बट आई वाज रीजनेबली श्योर with whatever inferences I could draw and whatever my resources were, that this story is going to turn around now. ये डूबेगी नहीं। ज्यादा कुछ नहीं, मैंने कहा 10 लाख डाल दो, मैंने डाल दिया 10 लाख। नीरज जी वो 25 का स्टॉक बढ़ता रहा, मेरे को बीच में वारंट इशू का झोल आया, मुझे पता था ये सब लीगल इश्यूज मैनेज हो जाने वाले हैं, कुछ चलेगा नहीं। नीरज जी वो 155 हुआ 2017-18 के 1-1.5 साल में मैंने बेच दिया। That was the last thing and I exited, right? कितना हो गया? 10, हाँ 25 का परिबल 6 गुना हो गया। मेरे कुछ ऐसे ही हुए, 10 के 50-55 हुए थे। Right, sold it. This is मेरी सारी स्टोरी ऐसी नहीं होती। This is one of the great stories. आप तो साल से नाप लीजिए, क्योंकि मेरा नपा हुआ है, राइट? और HSBC ने रिपोर्ट निकाली कि ये तो जी 10 का हो जाएगा, ये तो और खराब, whatever. ये सब स्टोरियां चलती रहती हैं दोनों तरफ में, राइट? But if you are confident that no, this story is turning, तो वो होती है, फिर वो आपके बनते हैं। उसके बाद स्टॉक फिर से पिटा, समय खराब, अलग अलग रीजंस अलग होते हैं, लेकिन जिस समय आप डाल रहे हो आपकी स्टोरी पक्की होनी चाहिए, बनते हैं पैसे, राइट? तो ये तरीका है, कुल मिला के यही तरीका है। और जब आप सस्ते में खरीदेंगे, मार्केट आपको डराएगा, मार्केट से आपको डर भी लगना चाहिए, क्योंकि जीरो भी हो जाता है। लेकिन इसीलिए कई बार इनसाइडर खेल वाले ज्यादा जीतते हैं। जब भाई सैया भय कोतवाल डर खाएगा, इसको एक कहावत है ना भाई आप और प्रमोटर दोस्त हैं, फिर कौन रोक सकता है स्टोरी को? एग्जैक्टली। फिर तो वक्त की मार हो जाए तो ही है, नहीं तो फिर तो चलने दीजिए आप, राइट? तो दिस इज मेरे माइंड में ऐसे आया कि ऐसे बनेंगे पैसे। और फिर इसके साथ साथ आपको 60-70% अपना पोर्टफोलियो बिल्कुल स्टेबल रखना है। अच्छे बैंक्स खरीदिए, बड़े आपके HDFC, ICICI, ये सब बड़े बैंक्स हैं, इन्हीं पे रखिए। अब बड़ी कंपनीज रखिए, IT कंपनीज अब तो रीजनेबल वैल्यूएशन पे आ गई हैं। 20 का मल्टीपल, 40 का बहुत ज्यादा था, 20 तक तो ठीक है, थोड़ा पेसिमिज्म हो जाए, एक्वायर कर लीजिए, चलती तो रहेंगी कंपनी, स्टेबल चलता रहे। वो पोर्टफोलियो आपको धोखा नहीं, वो आपका इन्फ्लेशन फाइट है, वो आपका गोल्ड की मेकअप कर देगा, राइट? और उसमें आपको नींद आएगी चैन की। लेकिन उसके अलावा आपको ये बेट्स चाहिए। आपको अगर अच्छा पोर्टफोलियो बनाना है तो फिर आपको अल्फा जनरेट, लेकिन वो आपको, आपकी इनसाइडर इंफॉर्मेशन नहीं होगी, लेकिन आपको बिल्कुल स्ट्रॉन्ग रिसर्च चाहिए। वो बेट ये नहीं होती कि किसी का ट्वीट पढ़ा और आई एम बुलिश ऑन दिस, एंड क्योंकि फिर आप गलत टाइम पे खरीद रहे हैं। और वो पिछले 3, उसमें एक टेस्ट है कि पिछले 3 साल की ग्रोथ देख के तो बिल्कुल नहीं होगा वो, क्योंकि फिर तो उसमें सब बंदर घुस जाएंगे। वो उनका काम होता है कॉपी करना, दैट वोंट वर्क। वो डिक्सन का आपको पहले पकड़ना था तो ठीक है, आप तब देख के पकड़े, बाद में घुसे डिक्सन में अगले 10 साल, अरे भाई अब तो बिक रहा है, अब तो बेच देंगे लोग, फिर आपको लर्निंग लेसन मिल जाएगा, ट्यूशन फी मानी है उसको, ठीक है। तो ऐसे है, 2 कदम आगे 2 कदम पीछे, मतलब कुल अब मेरे इंडिया में ऐसे स्टॉक स्पेसिफिक इन्वेस्टमेंट्स नहीं है ना, मैं करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं समझता नहीं हूँ मार्केट को, राइट? वहां रह के समझ थी ज्यादा, राइट? लेकिन उतने नहीं, ये समाओ किसी तरह से एक समझो स्ट्रोक चल गया। तो एक इंडिया स्पेसिफिक फंड लॉन्च करिए ना अभी। ठीक है जी, मुझे लगता है कि मार्केट की समझ ज्यादा चाहिए फंड में ना। तो मेरे लिए इंडिया एक डाइवर्सिफिकेशन है। ये जो इतने सारे मैं आपको शीट दिखा रहा था, उस मार्केट में अगर मैंने ETFs में प्ले कर रहा हूँ या थोड़े बहुत हाई लेवल पे स्टॉक्स में प्ले कर रहा हूँ, तो ये एक डाइवर्सिफिकेशन है टू अवे फ्रॉम US मार्केट, राइट? वो मेरा फंड का सिर्फ 10-15% होता है मैक्सिमम, और वो भी रोटेट होता रहता है। कई बार इंडिया में कम हो गया, चाइना में ज्यादा हो गया। लेकिन ये जो डेप्थ में मार्केट समझ के ज्यादा निकालना है मार्केट से, तो मेरे को इंडिया से मार्केट से 10-15% मिल जाए बहुत है। अच्छा ये बताइए कि लेकिन उसके लिए मार्केट की समझ चाहिए। मेरे को समझ नहीं है उतनी इंडिया के स्टॉक्स की, अदर देन टू मेक मोर। हाँ, मतलब इंडिया को छोड़ के
यूएस के अलावा सबसे बढ़िया मार्केट कौन सा लगता है? चाइना? चाइना मार्केट खराब हो गया था, लेकिन अब ठीक हो गया है, अब ठीक हो गया है। ब्राजील मार्केट बड़ा साइक्लिकल होता है, उसको साइकिल में देखिए तो बुरा नहीं होता वो। हावियर मिलाई के आने से अगेन अजय सिंह, हावियर मिलाई आए जब से, वो आपने अर्जेंटीना में थोड़ा भी रखा है तो वो 2 साल 50% का रिटर्न दिया है उसने, डॉलर टर्म्स में 50% 2 साल दिया है उसने। आपने 2% भी डाला है तो ठीक किया उसने। कोरिया वाज वेरी अंडर वैल्यूड, 9 के मल्टीपल पे ऐसे इकोनॉमी को खरीद लीजिए, कोई बुराई नहीं है। मतलब 25 का मल्टीपल की बजाय 9-10 के मल्टीपल दीजिए, और इकोनॉमी में कोई नेगेटिव नहीं है तो वो टर्न करता ही है स्टोरी, और आप छोटा ही अमाउंट डाल रहे हैं। और 25 के मल्टीपल पे कितनी भी स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी को कर लीजिए, अगर वो अमेरिका नहीं है तो फिर वो देखिए वो नुकसान होगा। फिर आपको यूएस मार्केट में रिस्क है अभी क्या? रिस्क अगर आपने गलत कंपनियों में लगाया हुआ है तो है, लेकिन बड़ी कंपनीज में नहीं है रिस्क नहीं है। अरे बहुत मैक्स 7 में रिस्क नहीं है? नहीं, मैक्स 7 में रिस्क नहीं है। मैक्स 7 में आप देखिए, मुझे टेस्ला और एनवीडिया हमेशा ओवर वैल्यूड लगते हैं, क्योंकि वो उनमें ऑप्टिमिज्म ज्यादा प्राइस्ड इन है। एनवीडिया एक हार्डवेयर कंपनी है, उसका रिकरिंग रेवेन्यू उतना नहीं है। जहां पे लोग करेंगे डेटा सेंटर्स में या कोई दूसरा चिप आ गया, इट्स बेस्ड ऑन सम शेकी ग्राउंड्स। बाकी आप गूगल, मेटा, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल ने तो अमेज़न, रियली राइट। तो इन 4-5 कंपनी और एप्पल, इन कंपनीज में रहिए नीरज जी, कोई रिस्क नहीं है। ये तो मोनोपोलीज है। बैठे बिठाए मेरा वो माइक्रोसॉफ्ट ने 1 साल तक कहता रहा, ये को पायलट लगाइए, ये लगाइए, मैं यूज भी नहीं करता उसको, यार नहीं यूज करता। 1 साल के बाद यार अब बिकॉज आपका को पायलट है, ये है, हम आपका सब्सक्रिप्शन रेवेन्यू 30% से बढ़ा रहे, 30% बढ़ा दिया उन्होंने। और मेरे पास ऑप्शन नहीं कि नहीं ये ले लो को पायलट, मुझे नहीं चाहिए, नहीं ये तो आप रखो 30%, क्योंकि हम आपको एक्स्ट्रा दे रहे हैं। ऑप्शन ही नहीं है ना, सब्स्टिट्यूट क्या है? एप्पल का फोन है, कोई सब्स्टिट्यूट ही नहीं है, फंस गए आप। आपको डाल के, दिस इज इनोवेशन ना, आपको कंपनीज ने फंसा दिया। आज इंडिया में भी सेलफोन कंपनीज, लोग टेलीकॉम कंपनीज को रेवेन्यू दे रहे हैं क्योंकि फंस गए हैं। डेटा यूज करते ही हैं, नेटफ्लिक्स यूज करते ही हैं। मतलब अब कहना नहीं चाहिए, स्टॉक के नाम नहीं ले सकते यहाँ पे, कोई रिकमेंडेशन नहीं कर सकते, बट आप सोचिए भारतीय जीएक्स का कुछ है ही नहीं आपके पास, ओनली 2 कंपनीज, 150 करोड़ लोगों के लिए। टेलीकॉम करेक्ट। एट सम पॉइंट वो आरपूस बढ़ाएंगे, बढ़ाएंगे, करेक्ट, बढ़ाएंगे। वो तो मतलब बढ़ ही रहा है। उनका नीरज जी बनता भी है, इतना खटा है उन्होंने घिसा है। ये आज तो लोग देख रहे हैं, 15 साल से आरपू 150 से ऊपर नहीं बढ़ा है। आप बोलते हो डेमोग्राफिक डिविडेंड, कहाँ है डेमोग्राफिक डिविडेंड? मुझे बताइए, 150 रुपए क्या होता है नीरज जी? मतलब एक डिकेड का परफॉर्मेंस था। मैंने बहुत टाइम बाद सुना, मैंने कहा यार ये अभी भी ऐसे ही घूम रहे 150 आरपू में। मतलब मैं ये एक आधी एक्स्ट्रा लाइन ले लेता हूँ अपने फोन में कि वो सन की लाइन ऐड कर दी, उसमें भी वो मुझे $25 लगाया था। $25 मतलब 2,000 रुपए, बताइए, ये तो डिस्काउंट करके है। हाँ, तो इतना फर्क है इंडियन रेवेन्यू, क्योंकि परचेजिंग पावर नहीं है, राइट? लोग अडेप्ट करेंगे, लेकिन उन्होंने थोड़ा रेवेन्यू खींचा, जैसे गोल्ड सिल्वर थोड़ा मार्केट से खींचेंगे पैसा। अब लोग जाएंगे गोल्ड सिल्वर में, थोड़ा फंसेंगे यहाँ पे, राइट? थोड़ा इंटरेस्टिंग, बट दैट विल मेक द मार्केट इंटरेस्टिंग। तब आपके पास मौका है। मोनोटोनस मार्केट में मजा नहीं आता, फिर मौका नहीं है। एक चीज और बताएं अनुराग, आपने एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज अभी रिसेंट लोगों को याद दिला रहा हूं मैं, कि सच कैसे सामने आता है। जब पिछले क्वार्टर में, मतलब अभी इस क्वार्टर के पिछले वाले क्वार्टर में ओरेकल का रिजल्ट आया था, तो आपने एक थ्रेड लिखा था ट्विटर पे। हाँ, अरे और आज आप देखिए, जहां से चला था वहीं वापस आ गया, बिल्कुल सिर्फ 3 महीने में। बिल्कुल। तो इसलिए अनुराग जी बात कहते हैं, सुनने में कई बार आपको लगेगा यार अनुराग ये क्या बोल, लेकिन वो होता है। मतलब ओरेकल जैसा स्टॉक 35% एक दिन में चला, और अब आके वहीं पे खड़ा। और कभी भी मेरे ट्वीट में ये इंडिकेशन नहीं था कि मैं खरीद रहा हूं, बल्कि उल्टा था कि यार मैं सरप्राइज्ड हो गया, ऐसी ग्रोथ कहां से आ गई, एंड ये नीचे जाएगा, और ये जस्टिफाइड नहीं लग रहा। वो ठीक है, क्योंकि वो देखिए, मैं स्टॉक क्या खरीदना है ये बताने में बिलीव नहीं करता हूँ, लेकिन जहां अब बस, आपने बॉम्बे बस में ट्रेवल किया है? मैंने तो बड़ा किया है। मैंने किया, यस। तो उसमें एक वो लिखा रहता है, थ्याने जीवाला धोखा है। वो चलती बस में उतरे चढ़े नहीं, थ्याने जीवाला धोखा है। तो जहां थ्याने जीवाला धोखा है होता है, वहां पे मैं थोड़ा मन करता है तो मैं कह देता हूँ भाई ये यहाँ पे धोखा है, थोड़ा सा बच लो।
कम से कम कोई बेवकूफ नहीं बने, राइट? बाकी मतलब ठीक है, ठीक है, वी आर नॉट ऑलवेज राइट। तो कहानी कई बार चल पड़ती है। जोमेटो चल रहा है जी, चमत्कार को नमस्कार है, लेकिन मैं अकेला नहीं हूँ, और 2-3 नामी गिरामी लोग कह रहे हैं कि जी गलत है ये, और नहीं बनेंगे पैसे आपके, और देख लेंगे, बाकी समय साक्षी है, चलेगा, समय तो देखेंगे। लेकिन प्रोमोटर्स ने भैया मतलब सब कूट लिया पैसा। I salute the guy because he is good. You should salute the guy when he is phenomenal. He has sold, एक तो बिजनेस खड़ा किया है, नो डाउट बिजनेस बहुत अच्छा है। Second, he has been able to convince the Indian industry, mutual funds and everything, that I am the only winner in town, मैं जीतूंगा, which is a great story, right? अब पैसा सस्ता नीचे वो आप देखिए, उसमें वो थोड़ी कह रहे हैं कि खरीदो उसमें, राइट? लास्ट 5-7 years में प्रोमोटर्स ने इतनी वेल्थ क्रिएट करी है, इसका कोई हिसाब नहीं है। और उसको बिल्कुल सलाम करना चाहिए। इंडिया में बिजनेस करना बहुत डिफिकल्ट है। अगर किसी ने बिजनेस खड़ा किया है, उसको डिजर्व, वो करता भी है पैसे कमाना, राइट? हमें तो इतनी सी बात कहते हैं कि आप अपने मत गवाइए उस चक्कर में, तो आप भी अपना देख लीजिए, लेकिन अल्टीमेटली जीतेगा तो वही जो समझदार होगा, राइट? इट्स रियलिटी, राइट? तो उसमें कोई सक्सेस को हमेशा सलाम करना चाहिए, और मैं तो करता हूँ, राइट? करना ही पड़ेगा। आज मैं इस शो के लिए थोड़ी पढ़ाई कर, मैंने गूगल को देखा परफॉर्मेंस, तो मैं तो दंग रह गया यार। वो चल पड़ा उसमें, जब से जजमेंट आया कोर्ट का ना, कि वो ये एक मोनोपोली जजमेंट उसके ऊपर ओवरहैंग था, और फिर उसने रिजल्ट्स में दिखाया कि फर्क नहीं है, फिर उसकी चिप की स्टोरी आ गई, थोड़ा ओवर वैल्यूड है, मैं मानता हूँ अभी भी। जो जेमिनी 3 लॉन्च किया है, सुपर्ब, उससे बढ़िया कोई टूल नहीं है इस समय। चैट जीपीटी को बहुत पीछे छोड़ दिया है। नहीं, लेकिन एक फर्क है, नई जनरेशन गूगल यूज नहीं कर रही है, वो चैट जीपीटी, मैं तो कनेक्टेड हूँ थ्रू माय सन, वो गूगल छोड़ चुकी है, वो गूगल डॉक्स में यूज कर रही है, लेकिन वो मेल्स में यूज कर रही है, लेकिन वो सर्च में चैट जीपीटी पे आ चुके हैं। तो वो एक जनरेशन अगर लूज कर जाते हो ना आप, उसको वापस लाना, क्योंकि वो एक ये भी होता है, वो टैग कर देते हैं, ये पुराने जमाने का, ये हमारे डैड के जमाने का है गूगल, तो दे डोंट डेलिबरेटली डोंट यूज इट। वो मुश्किल है उनके लिए, बट विल सी। बट उनके पास और बहुत बतेरे बिजनेस हैं, बहुत मोनोपोली है, और तो भी 25 के मल्टीपल पर है, कौन सा पाप हो गया? 25 के मल्टीपल पे ऐसी कंपनीज चल रही हैं तो ठीक है ना, मतलब मार्जिन भी तो हैं, क्या है, एड के क्लिक के तो कमा रहे हैं पैसे, मतलब उनका कौन सा जेब से चला गया कुछ, दैट्स फाइन। उतना यही फर्क है ना, कि वो सब खर्चा अपने पीएनएल से कर रहे हैं, इतना कोई नुकसान नहीं है उसमें। तो नेट क्या बोलना, चर्चा को खत्म करते हैं, बहुत अच्छी चर्चा हुई 2026 में। बिल्कुल एक लाइन में क्या बोलना चाहिए कि मैं ये कहूंगा, 2 कदम आगे रहना है मार्केट से, मार्केट को फॉलो नहीं करना है। हाँ, पैसे कमाने हैं तो 2 कदम आगे रहना है, नहीं तो ध्यान जीवाला धोखा, वो नहीं तो वो जोर से बोल के सबको स्कीम बता, तो वो जो जोर से बोल के सबको स्कीम बता रहे हैं, उनकी स्कीमें नहीं सुनो, वो 2 कदम पीछे हैं, आप आगे की, मतलब चीयर लीडर्स की नहीं सुननी है। बिल्कुल चीयर लीडर्स को नहीं सुनना है, आगे रहना है चीयर लीडर से, क्योंकि चीयर लीडर्स तो बेचने आ जाते हैं, फिर पैसा बनाना है तो मार्केट से 2 कदम आगे, बिल्कुल आगे रहना पड़ेगा, शॉर्टकट्स बिल्कुल नहीं है इसमें। चलो यही नाम, चलिए जी। ओके, बहुत बढ़िया, शानदार चर्चा थी, और इस चर्चा का लब्बुलुआब ये था कि आप कैसे अपना पोर्टफोलियो बिल्ड करें, कैसे सावधानी रहे, और धोखादायक आहे जो लिखा जाता मराठी में, उसका बहुत मीनिंग है, उसको भी समझिए, तो आप रियल वेल्थ बना पाएंगे, और अपनी उम्मीदों को थोड़ा सा नीचे भी लेके आइए, क्योंकि हिस्ट्री हमेशा रिपीट करेगी। उम्मीदें वो रखिए जो आपकी स्किल है, बैठे पैसे में डालना है तो फिर 10 ही मिलेगा, लेकिन मैंने फार्मूला बनाया, जहां पे आपको लगे कि अरे यार ये तो मेरी जैकपॉट लग रही, लॉटरी लगी, समझ जाओ यही पे गड़बड़ है कुछ, वो तो है ही, आप इतने लकी नहीं, आपकी लॉटरी लगी। नहीं कभी भी नहीं, कोई बात ही नहीं होती। चलिए जी, चलिए, थैंक यू सो मच, बहुत मजा आया। 2026 आप सबको शुभकामनाएं, और अनुराग जी को विशेष शुभकामनाएं, और मैं तो चाहूंगा कि एक फंड लॉन्च करो, इधर मजा आए, फिर इंडिया में देखा जाए। अरे इतनी ठीक है, चलिए, अभी तो चली कर ही रहे हैं, अभी तो बहुत लोग तो देखेंगे, करेंगे तो यूएस बेस्ड करेंगे, अगर बात मौका लगेगा तो, क्योंकि करिए ना, मतलब यूएस मार्केट में सब देखिए, मार्केट में समझ होनी चाहिए, तो मैं ये मार्केट ज्यादा समझता हूँ, देखेंगे समय लगेगा तो। ठीक है जी, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच।